तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जो करने वाले हैं तो कुछ सिलेबस तुम लोग के सामने में है। सिलेबस के बारे में काफ़ी कुछ चर्चा हुआ है। इसमें हम डायरेक्टली सिलेबस के बारे में बताना चाहेंगे। जो 19 देख रहे हो तुम लोग, नेशन स्टेट सिस्टम, इसमें हम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन 19th सेंचुरी का बात की यही है, यूरोप का। ठीक है, जर्मनी एंड इटली बहुत दिन से हमारे साथ जी रहा है, जर्मनी एंड इटली। आज हम इसके आगे का देखेंगे। ठीक है, हम आगे देखने से पहले हम देखेंगे पृष्ठभूमि क्या रहा है। इटली का पूरा हिस्ट्री कवर हो गया है, जर्मनी का हिस्ट्री भी कवर हो गया है। मैं जर्मनी को और व्यापक रूप से देखेंगे सो डैट ऑप्शनल को ठीक से टैकल कर सके हम लोग। आगे देखते हैं। आगे देखोगे तो देखो ये सेम स्लाइड आया है। ओटो बन बिस्मार्क है जो पर्शियन चांसलर हुआ था, है ना। उसका फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट याद कर लो 1848, हल्का हल्का चीज़ सभी याद कर लो। पर्शियन किंग विलियम वन, यस विलियम वन है जो 4 के पुत्र है, सक्सेसर है। विलियम 4 ने तो बोला ही नहीं। विलियम 4 तो राजगद्दी लेने के लिए तैयार ही नहीं था। बोला कि हम कहाँ, हम एब्सोल्यूट मोनार्क कहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में कन्वर्ट होंगे। हैविंग सेड दैट, ये बोलने के बावजूद भी उसको एक्सेप्ट करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि जब पॉलिटिकल एजिटेशन हो जाएगा, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो जाएगा तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं। उसके बाद जो सक्सेसर आया थोड़ा ऑटोक्रेट थे, विलियम वन, और इसने क्या पूरी तरीके से पर्शिया को मौका दे दिया कि यस आप लीड करो, और उसी में बिस्मार्क आगे लीड किया है। ऑस्ट्रिया को कैसे किनारे पे रखा है ये भी जानते हो। शुरू में ऑस्ट्रिया को भी मौका था कि वो जोलोब्रिन का पार्ट बने, वो नहीं बना, और यही चीज़ सबसे बड़ा नुकसानदायक हुआ ऑस्ट्रिया के लिए हिस्ट्री। फिर बाद में कोशिश किया, जब वेल प्लेज हो गया, जब पता चला कि पर्शिया काफ़ी आगे बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द जोलोब्रिन, ऑस्ट्रिया भी कोशिश किया, मतलब तब तक लेट हो गया था। ये जाने थे हम क्लास में। अब मैप सब है, मैप सब भी जानेंगे इसके बारे में। मैप में जाने इटली के बारे में देखो। इटली में हम हर समय बात करते हैं विनीसिया, यहाँ पे देख लो, बिल्कुल ऊपर का मैप, कोई भी एक मैप उठा कर देख लो। देखो विनीसिया, लॉम्बार्डी, मोडेमा, ठीक है। नीचे देखो सर्डिना, पिडमंट एंड सर्डिना का हर समय जिक्र होता है क्लास में भी, तो देख लो। ये जो तुम देख रहे हो ऑरेंज कलर का, जो सर्डिना और पिडमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही 2 स्टेट है जो इटली को आगे ले गया है आज़ादी के लिए। बात समझे। उसके बाद किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज देखो यहाँ पे सिसिलीज है, 2 अलग अलग आइलैंड टाइप का बना हुआ है। वेनेसिया देख लो ऊपर, लंबार्डी देख लो, ठीक है, मोडेमा देख लो, टुस्कानी देख लो, ये सब जो जगह है, रोम देख लो, ये सब जितने भी पार्ट्स हैं इटली का, ये सब का जिक्र होगा, बार बार जिक्र होगा। होप सो तुमने कर दिया होगा जो मैंने बोला था। बीच बीच में रखा है कि नहीं रखा है? नहीं रखा है बीच बीच में, तो तुम ओवर स्मार्ट बन गया ना, दिक्कत ये हो गया। देखो गधा था तो मैज़ेनी, गैरिबाल्डी एंड कैबियर, ठीक है। देख लो ये तीनों किससे रिलेटेड है तुम्हारा? इटली के यूनिफिकेशन से रिलेटेड है। मैज़ेनी देख लो, गैरिबाल्डी देख लो, कैबियर देख लो। कैबियर सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है ना, जो हम बिस्मार्क से कंपेयर कर सकते हैं जिसको। ये किनका है फोटो नीचे वाला? अरे ये वही किंग है जो किंग उसको वो दिए थे, किंग थे ना इटली के, जो किंग थे, एक किंग थे ना जी। चलो कोई बात नहीं, वो किंग का नाम हम भी भूल रहे हैं अभी। वो यही किंग दिया था ना उसको आगे। एनीवे छोड़ दो बात को, समझो। देखो ये जो भी पढ़ाने वाले हैं ये हम 10 मिनट में कवर कर देंगे, जो बता चुके हैं पहले। इटालियन यूनिफिकेशन एंड जर्मन यूनिफिकेशन, इसका डिफरेंस पहले क्लास में भी जाने हो, ठीक है। यहाँ से खींचेंगे क्लास को सो डैट वी कैन हैव मोर रिसोर्सेस। देखो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, ठीक है। नेपोलियन से आने से पहले क्या हुआ था सब जानते हो कि 1796 में इटली बहुत ज़्यादा क्या था, फ्रेगमेंटेड था। वो मात्र एक जोग्राफिकल एक्सप्रेशन था, नाम के लिए कंट्री था वो। देयर वाज नो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस ऑफ इटाली, कोई पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस नहीं था, फ्रेगमेंटेड फॉर्म में था। पॉलिटिकली इटली वॉज इन फ्रेगमेंटेड कंडीशन, जैसे कि बता दिया गया। अब देखो नॉर्थ इटली जो है बीइंग रूल्ड बाय ऑस्ट्रिया। ऊपर का फिर से मैं इसलिए बोला था कि मैप लाया करो, बीच में जो मैप गड़बड़ कर दिया ना तुम, फिर से जाना पड़ रहा है। जो नॉर्थ वाला जो देख लो, वहाँ पे जाकर मैप में बार बार विजिट करो। ऊपर वाला जो तुम्हारा क्या ऑस्ट्रिया एम्पायर लिखा है कि नहीं लिखा है, वहाँ पे देखो लंबार्डी और वेनेसिया। देख लिए कोमल, दिख गया।
सबसे बेस्ट डायग्राम है, उसमें अच्छे से दिया गया है। नॉर्थ इटली वॉज रूल्ड बाय ऑस्ट्रिया, सेंट्रल इटली वॉज रूल्ड बाय पोप, जानते हो। साउथ इटली वॉज रूल्ड बाय द बर्बन डायनेस्टी, दैट इज फ्रांस, ठीक है, फ्रांस रूल कर रहा था। फ्रेगमेंटेड है, टूटा हुआ है। ये स्थिति था तुम्हारा नेपोलियन से आने से पहले। नेपोलियन ने इसको कंसोलिडेट करने का प्रयास किया था। अब जर्मनी यूनिफिकेशन देखो, जर्मनी में क्या था कि नेपोलियन आया जर्मनी में, कॉन्क्वेट जर्मनी, ठीक है, ऑस्ट्रिया एम्पायर को हरा के, जानते हो, वही जो बैटल ऑफ ऑस्ट्रेलिस जो हुआ था 1805 में, और 1804 में नेपोलियन कोड आ गया। तो ऑस्ट्रिया को हरा के बैटल ऑफ ऑस्ट्रेलिस में इसने जर्मनी को अपने हाथ में लिया। उस टाइम क्या था कि जर्मनी का भी वही स्थिति था, नो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, सेम इटली वाला हालत था। पॉलिटिकली जर्मनी वाज इन फ्रैगमेंटेड कंडीशन, वही बोल रहा है, क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रिया और पर्शिया टू बिग पॉलिटिकल एंटिटीज जर्मनी का। तो हर समय बोले हैं कि जर्मनी का जो यूनिफिकेशन के लिए ऑस्ट्रिया भी उतना ही जदोजहद कर रहा था, वो भी चाह रहा था कि हमारे अंडर होइए, क्योंकि ऑस्ट्रिया में जर्मन स्पीकिंग पीपल, सिंपल समझो, बहुत 300 स्टेट से भी ज़्यादा तुम्हारा जर्मन स्टेट्स थे उस समय। ऑल दिस जर्मन स्टेट्स इंक्लूडिंग पर्शिया वर अंडर द सॉवरेन कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया। पर्शिया भी ऑस्ट्रिया के अंडर कंट्रोल था। ऑस्ट्रियन एम्पायर पूरा, जानते हैं यूरोप में पूरा ऑस्ट्रियन एम्पायर। दिस कंट्रोल वॉज एक्सरसाइज थ्रू फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट से पूरा एक्सरसाइज होता था, टोटल देख रेख हो रहा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल जर्मन स्टेट यूज टू सीट इन दिस पार्लियामेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑस्ट्रियन की। बात समझे, होप सो समझ में आ गया होगा। अब देखो रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय नेपोलियन, तो नेपोलियन ने क्या क्या रिफॉर्म्स लाए हैं, फ्रांस में लाए हों या फिर इस तरफ लाए हों, जर्मनी में लाए हों। देखो नेपोलियन ने, सॉरी फ्रांस बोले, इटली में लाए हों या फिर इस तरफ जर्मनी में लाए हों। नेपोलियन ने इटली को कन्क्वेस्ट किया था ड्यूरिंग 1796 और 97, जब ऑस्ट्रिया को हरा दिया, और उसी समय तुम्हारा नेपोलियन फेमस हुआ था। ऑस्ट्रियन जो सक्सेशन हुआ, जो इटली सक्सेशन हुआ था, तो बहुत फेमस हो गया था वो। अब क्योंकि अभी रेन ऑफ टेरर चल रहा है वहाँ पे। ही डिवाइडेड इटली इंटू 3 पॉलिटिकल किंगडम्स, 3 पॉलिटिकल यूनिट्स में डिवाइड किया उसने। एक किंगडम ऑफ नॉर्थ इटली है, एक किंगडम ऑफ कैपिटल इटली है, और एक किंगडम ऑफ साउथ इटली है। 3 भाग में तोड़ा था, ठीक है। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज इस्टेब्लिश बाय नेपोलियन इन सब में रिपब्लिकन फॉर्म, यानी कि सब में अपना लोग बैठा के रख दिया इसने, रिपब्लिकन फॉर्म। नेपोलियन ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए हैं इटली में, वो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो आइडियाज़ इस्टेब्लिश हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए, इसलिए इसको शुरू में हार्बिंगर माना गया है ना। वही रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड सो ऑन, ये सब चीज़ एडॉप्ट किया गया। मैं बाद में हम लोग को दिखा कि नाम के लिए था ये सब चीज़। अब देखो जर्मनी में क्या हुआ। जर्मनी में जब ऑस्ट्रिया को हराया बैटल ऑफ ऑस्ट्रिज में, नेपोलियन क्या किया, नेपोलियन इम्पोज पीस ऑफ प्रेसबर्ग, एक नया इम्पोज कर दिया ट्रीटी वहाँ पे। उसके हिसाब से जो होली रोमन एम्पायर, वो कल बताए थे क्लास में, कल या परसों बताए थे ना, कि होली रोमन एम्पायर डिजॉल्व हो गया नेपोलियन आते हुए। देखो यहाँ पे लिखा गया कि होली रोमन एम्पायर पूरी तरीके से डिजॉल्व कर दिया गया, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्लोज डाउन कर दिया गया। फिर ये 1848 में फिर से खुलेगा। मैं ये भी अच्छे से जर्मनी को गाइड नहीं कर पाएगा, फिर इसको बंद करके बिस्मार्क आगे बढ़ेगा। समझे बात को। ये 300 मोर देन जो 300 तुमको जर्मन स्टेट, स्मॉल स्टेट दिखते हैं, इसको 39 में कंपाइल किया गया है, ठीक है। फिर बाद में राइन कन्फेडरेशन में इसको कन्वर्ट कर दिया गया, जानते हो। और नेपोलियन वॉज एक्सेप्टेड एज द सॉवियर ऑफ राइन कन्फेडरेशन। यहाँ के जो अनडिस्प्यूटेड जो लीडर होगा वो नेपोलियन ही होगा, सॉवियर, बनाने वाला। सेवियर मतलब बनाने वाला, ठीक है। नेपोलियन का हर जगह नाम है, बात समझे। तो इस तरह का बात चला है रिफॉर्म्स बाय नेपोलियन। और देखते हैं रिफॉर्म्स क्या क्या लाए हैं इटली में, रिफॉर्म्स क्या क्या हुआ है। तो फेडरल इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिसेस वर वेप्ड आउट, यानी ख़त्म कर दिया। जो फेडरल इंस्टीट्यूशन था, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, ख़त्म कर दिया उसको इटली में। नेपोलियन रिमाइंडेड इटालियंस ऑफ द ग्लोरियस पास्ट, अपने पास्ट को रिवाइव किया कि आप ही तो है रिनासांस में, एनलाइटमेंट में रोल प्ले की है। इटली ही तो पूरा यूरोप को दिखाया है, दिशा दशा तैयार किया है उसको, ठीक है। अब जो जो रिजल्ट लाया उससे क्या हुआ कि जो भी रिफॉर्म्स लाया पीपल में अवेयरनेस, और नेपोलियन के साथ क्लोजनेस। व्हेन रूल ऑफ नेपोलियन टर्न इनटू डिस्पोटिक, जब डिस्पोटिक हो गया 1808 के बाद, फिर इटालियंस में बात है कि ये क्या है जी, हमको पाठ सिखाए आप, उल्टा हमारे ऊपर ही दुष्कर्म कर रहे हैं। तो फिर से एंटी एजिटेशन शुरू हो गया नेपोलियन के अगेंस्ट ही,
दिस इटालियन नेशनलिज्म इंस्पायर्ड द प्रोसेस ऑफ इटालियन पॉलिटिकल यूनिफिकेशन इन फ्यूचर। जो जब नेपोलियन डेस्पोटिक बन गया, यही कहीं ना कहीं सीख दिया इटालियंस को, यस वी हैव टू फाइट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ दिस कंट्री। बात समझे? इस तरह नेपोलियन का आना वही लेसन दिया, वही लेसन से नेपोलियन गिरा है। तो देखो एट द सेम टाइम यहाँ पे जर्मनी में क्या हो रहा है, जर्मनी में क्या हो रहा है, नेपोलियन ने यहाँ पे भी बहुत सारा रिफॉर्म्स लाया राइन कन्फेडरेशन में। सही बात है, जो 39 स्टेट्स का कन्फेडरेशन, वो भी वो सेम एज पर द प्रिंसिपल ऑफ योर फ्रेंच रेवोल्यूशन। इक्वलिटी का बात है, मेरिट को इम्प्लीमेंट किया गया, रूल ऑफ लॉ को वहाँ पे रखा गया, फेडरल इंस्टीट्यूशन को एबोलिश कर दिया गया, जो इटली में किया गया, ख़त्म कर दिया यहाँ पे भी। पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड को एडॉप्ट किया गया, जानते हो तुम लोग। रिफॉर्म्स बहुत सारे नेपोलियन रहा है, जिसकी वजह से ग्रोथ ऑफ अवेयरनेस ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस, लोगों में जागना शुरू हो गया जर्मन, और ये कहीं ना कहीं जर्मन यूनिफिकेशन में हेल्प किया है, क्योंकि नेशनलिज्म वहाँ से बीज बो दिया है नेपोलियन ने, एक लौता आदमी। इससे बाद में जाकर जर्मन पॉलिटिकल यूनिफिकेशन में हेल्प हुआ है सब चीज़, जैसे तुम्हारे इटली में हुआ। देख रहे हो एक आदमी का दोनों जगह किस तरह रोल है, समझ रहे हो। सिंस नेपोलियन कन्वर्टेड मोर देन 300 स्टेट्स इनटू 39, फर्स्ट जो सीट जो बोया था तो नेपोलियन ही बोया था, हर समय क्लास में बोला जाता है इस चीज़ के बारे में। इसलिए हम कहते हैं कि नेपोलियन ही एक्चुअली मॉडर्न जर्मनी का क्रिएटर। बिस्मार्क भले ही उसको आए कंसिडर करके चले गए, मतलब मॉडर्न जर्मनी जो दिखता है अभी तुमको दिखता है, उसका रियल क्रिएटर वो नेपोलियन ही है, ठीक है। और यही चीज़ को आगे बिस्मार्क ने बनाया है और जर्मन पॉलिटिकल यूनिफिकेशन करवा दिया बाद में जाकर। पहले मगर बेस लेवल तो तैयार होना चाहिए था, बेस लेवल तैयार कर दिया नेपोलियन। कांग्रेस ऑफ वियना, मगर जानते हो कि नेपोलियन का 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है ना, फिर से 15 में वाटरलू में गिर गया, वो मुंह के बल गिर गया है, तो फिर सिस्टम बैक कर जाएगा, मगर जर्मनी के साथ लागू नहीं होगा वो चीज़, क्योंकि जर्मनी स्टेट पता ही नहीं था कि 300 स्टेट है कि 400 स्टेट है, कितना स्टेट में डिवाइड पता ही नहीं, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो बोला कि ठीक है एज इट इज़ रख दो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, उसको रख दो, इटली को पहले जैसा बना दो, उसका पता चल गया। समझे बात को। जो वेना ऑर्डर था, यानी कि तुम्हारा मेटेनिक सिस्टम जो था, ठीक है, वो इटली को फिर से प्री नेपोलियन एज में खींच के रख दिया। वो तो फ्रांस को भी रख दिया, जान रहे हो। इटली फिर से फ्रेगमेंटेड हो गया। बताओ, इटली को 3 भाग में तोड़ के रख दिया नेपोलियन ने, हाँ, ऊपर, बीच में, नीचे, और ये अब फिर तोड़ के खत्म, फिर से फ्रेगमेंटेड। रोल ऑफ पोप वॉज रीस्टाब्लिश, सेंट्रल इटली में फिर से पोप जाएगा वहाँ पे, ठीक है। बॉर्बन डायनेस्टी का फिर से तुम्हारा साउदर्न इटली में, ठीक है, वही नेपल्स और सिसिली जो हर समय बोला जाता है तुम लोग को। लीडर्स ऑफ वेना कांग्रेस कुड नॉट इरेज वैक्यूम जनरेटेड बाय रिफॉर्म्स ऑफ नेपोलियन एमंग। अब इसने क्या प्रयास किया कि लीडर्स वेना कांग्रेस का था, मगर इसने नेपोलियन के वजह से जो शिक्षा मिला नेशनलिज्म का, उसको इरेज नहीं कर पाया, क्योंकि बाद में यही चीज़ काम देगा इटालियन यूनिफिकेशन। The spirit of Italian nationalism continue to inspire common masses to fulfill their political aspirations. समझे? जो नेपोलियन ने जो बीज बोया था लंबा समय तक चला, अब बाद में वही जाके कैबियोट जैसे बड़े बड़े लीडर आके, गैरिबल्डी जैसे बड़े बड़े लीडर आके, ठीक है, उसको आगे खींच देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि वेना ऑर्डर 1815 का जो था, ऐसे फिर से होली रोमन एम्पायर को बैठा दिया वहाँ पे, क्योंकि रोमन एम्पायर पहले से कर रहा था, बस नेपोलियन आकर उसको तोड़ा था, ऑस्ट्रेलिया को हरा के। फिर ऑस्ट्रेलिया मेटेनिक मतलब ऑस्ट्रेलिया फिर से आया वापस। वेना मतलब ही ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल था, अभी भी है वेना। ऑस्ट्रियन डोमिनेंस वाज रिस्टोर, फिर से रिस्टोर कर दिया, बात समझे। और फिर से फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का इंस्टीट्यूशन का वहाँ पर रख दिया। कांग्रेस ऑफ वेना कुड नॉट रिकन्वर्ट 39 स्टेट्स 39 है, रख दो, पता ही नहीं हमको कितना स्टेट था, उसको रख दिया गया, यानी कि राइन कॉन्फेडरेशन एज इट इज़ रख दिया, ठीक है। बिकॉज इवन एट दैट टाइम नो बॉडी वॉज अवेयर, कोई अवेयर ही नहीं था कि कितना नंबर ऑफ स्टेट्स है, क्या बाउंड्रीज, इसका प्रिसाइजली बाउंड्रीज क्या है, पता ही नहीं था मुझसे। इन दिस वे कांग्रेस ऑफ वेना क्या किया, एक्सेप्टेड द कंप्लीट, यानी कि इसने स्वीकार कर लिया कि फर्स्ट स्टेज ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन तो हो ही चुका है वहाँ पे, क्योंकि बैक आप कर ही नहीं पाए। इन फ्यूचर बिस्मार्क आएंगे, 39 स्टेट को कंसोलिडेट कर देंगे, पर्शिया लीड करेगा, बन जाएगा। तो जितना जद्दोजहद इटली सहना पड़ा होगा इटली को, उतना शायद इसको सहना नहीं पड़ा होगा, है ना। तो इसलिए दोनों का कंडीशन डिफरेंट था, इटली का कंडीशन डिफरेंट, इसका कंडीशन डिफरेंट।
ए कोमल हम पढ़ा चुके हैं, ये चीज़ जो आया है तुमको यहाँ पे, ठीक है। हम कितना पेज, कांग्रेस ऑफ वियना बता दिए, जर्मनी। अब यहाँ से बताएंगे, देखो बैटल ऑफ क्रीमिया। अब यहाँ पे देखो अर्ली एफर्ट्स टुवर्ड्स यूनिफिकेशन। अब देखो यहाँ से बढ़िया समझ लो, जितना मैंने बताया बाबू तुम लोग को बता चुके हैं हम क्लास में, ठीक है। कोई नया चीज़ नहीं बताया है, अब जो बताएंगे एकदम नया चीज़ बताएंगे, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि ये भी चीज़ थोड़ा बहुत मिल जाएगा कल या परसों क्लासेस में, इसमें क्लियर डिटेल्स में होगा ये सभी चीज़। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रोल्स कैसा कैसा रोल्स रहा है, ठीक है। तुम्हारा ये जो भी रोल्स रहा है, ठीक है। अर्ली एफर्ट्स टुवर्ड्स यूनिफिकेशन, शुरुआत का क्या रहा है, कैवियर का क्या रहा है, ठीक है। गरीबल्डी होगा ना ये, अच्छा कार्बोनेरी है, सॉरी ये दूसरा कोई था, रोल ऑफ कार्बोनेरी, और भी बहुत सारे थे इसमें, ठीक है। अब एक कार्बोनेरी का क्या रोल रहा, ये देखो ये क्या, कार्बोनेरी वॉज एसोसिएशन ऑफ कोल माइनर ऑफ नेपल्स। ये एसोसिएशन है, नेपल्स याद करो, सिसिली और नेपल्स, स्पेलिंग ऊपर नीचे होगा फास्ट लिखने के चक्कर में, ठीक है। देखो ये मेरा नोट्स नहीं है, हैंड राइटिंग से पता चल गया होगा तुमने, ये दूसरे का नोट्स लिए थे, एंड वक्त पे है ये सब चीज़। कैसे क्या क्या करना पड़ता है जुगाड़, हो तो हम ही जान रहे हैं, जैसे अभी देखते हो कितना जुगाड़ चल रहा। तो जो तुम्हारा कार्नोरी जो था, जैसे कि देखो वहाँ पे जेलोबिरिन था ना, एसोसिएशन कस्टम यूनियन, वहाँ पे ऑन द सिमिलर लाइन जो कार्बोनेरी जो तुम्हारा क्या एसोसिएशन है किसका, कोल माइनर्स ऑफ नेपल्स का, ठीक है। इट वाज इस्टाब्लिश इन 1810 बाय इटालियन नेशनलिस्ट। इटालियन नेशनलिस्ट ने क्या किया था, इसको फॉर्म किया था कार्बोनेरी। ये क्या एसोसिएशन है किसका, माइनर्स का, कोल माइनर्स का। इट वाज गाइडेड बाय द टू इन ऑब्जेक्टिव, इसका दो इरादा था। नंबर वन क्या कि एक्सप्लेनिंग फॉरेन, एक्सपेलिंग यानी कि निकालना फॉरेनर्स फ्रॉम इटली, इटली से बाहर निकाल देना फॉरेनर्स को, नंबर वन। और गारंटी लिबर्टी टू ऑल इटालियंस, यानी कि इक्वलिटी फ्रेटर्निटी हमारे इटालियंस को मिलना चाहिए, जो फॉरेन रूल है उसको खदेड़ के फेंक देंगे। ये तुम्हारा इस एसोसिएशन का काम था, कार्बोनेरी एसोसिएशन, समझे बात को। इट कुड नॉट अचीव एनीथिंग सिग्निफिकेंट, मगर ये अचीव नहीं कर पाया, जिस अचीवमेंट के साथ, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ ये उतरा था, ये अचीव नहीं कर पाया। क्यों? बिकॉज इट डिड नॉट हैव एनी प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन। देखो रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट का भारत में बताया जाता है, उसमें भी तो क्या मिस कोऑर्डिनेशन ही नहीं था ठीक से। तो इसका भी जो एक ब्लूप्रिंट, एक विजन होना चाहिए, वो नहीं दिखा। जब वो विजन नहीं रहेगा, प्रॉपर सेंट्रलाइज विजन नहीं रहेगा, तो यू कांट गोइंग टू अचीव एनीथिंग। बस समझे, खाली पढ़ने से नहीं होता, हर समय बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजी के साथ आपको काम करना होता है। स्ट्रैटेजी ही नहीं था, प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन ही नहीं था इसका। तो ये शुरुआत का 1815 से लेकर 48 तक का बात समझे। शुरुआत का अर्ली एफर्ट क्या था, शुरुआत का क्या प्रयास था। जैसे हमारा शुरुआत का आईएनसी प्रयास था ना जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उससे भी पहले कहेंगे तो हम 1857 का बात कह देंगे, है ना। तो ये शुरुआत का प्रयास था इटली के लिए। अब देखते हैं रोल ऑफ मैजनी। मैजनी के बारे में तुम लोग सब जानते हो कि ये रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे, है ना, फिलोसोफर थे इटली के बहुत बड़े, मैजनी साहब। 1831 में ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए थे, यंग इटली, जान ही रहे हो तुम लोग, बता चुके हैं इसके बारे में। अपने राइटिंग और अपने स्पीच के वजह से मजनी ने क्या किया, कॉमन एलिमेंट जो डिफरेंट इटालियन कल्चर में है, कॉमन एलिमेंट लोगों को बताने लगे कि यार देखिए इटालियन हम एक है। अब जैसे देखो हमारा इंडिया में कॉमन एलिमेंट के तौर पे हम दिवाली का कार्ड खेल सकते हैं, हम मकर संक्रांति का कार्ड खेल सकते हैं, हम होली का कार्ड खेल सकते हैं, है ना, रामनवमी का खेल सकते हैं, दुर्गा पूजा का खेल सकते हैं। तो ऑल टुगेदर सब मास कनेक्ट हो जाएगा। छठ पूजा का खेलेंगे तो बिहारी कनेक्ट होगा, यदि बिहारी को कनेक्ट करना है तो कॉमन कल्चर, बात समझ, कॉमन कल्चर को ये क्या कर रहे हैं, लोगों में वो कर रहे हैं, लोगों में स्प्रेड कर रहे हैं। फर्स्ट वन, मैजनी नेशनलिस्ट वाज अ लिबरल। देखो मैजनी क्या थे, बहुत ही लिबरल और प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस था इनका, बहुत प्रोग्रेसिव थे। इट रिवाइव्ड अराउंड द लिंग्विस्ट आइडेंटिटी, लैंग्वेज का आइडेंटिटी, क्योंकि इटली कर रहा है स्पीच में, इनलाइटमेंट में, तो लैंग्वेज का आइडेंटिटी इसने रिवाइव किया, कॉमन कस्टम रिवाइव किया, हिस्टोरिकल ट्रेडिशन कॉमन रिवाइव किया, यानी कि पूरी तरीके से कल्चर को एक वेपन्स बना रहा है मैजनी अपने राइटिंग, अपने स्पीच से। बस एनीथिंग इन इटली एंड लॉयल टू आइडेंटिटी वाज इटालियन, कोई भी चीज़ तुम्हारा हो इटली से रिलेटेड हो, सब पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, उसी को बता रहे हैं। यानी कि जो भी चीज़ ग्लोरी पास्ट है, हिस्ट्री है, कल्चर है, ट्रेडिशन, सभी चीज़ को उठा के दिखा रहे हैं। मैजनी बिलीव इन मॉरल यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, मैजनी बिलीव करते थे कि यस ये मॉरल यूनिटी होना चाहिए, सब आदमी को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जाए,
एक बार प्रयास करेंगे अपने आप कॉमन कॉज के लिए सब दौड़ेगा लोग से, समझ रहे हो। पास्ट ग्लोरी ऑफ इटली वॉज हाईलाइटेड बाई हिम टू इन्फ्यूज अ सेंस ऑफ प्राइड अमंग पीपल। पहले वाला जो भी पास्ट रहा है सबको एड्रेस किया इन्होंने, सबको लोगों के बीच में पहुंचाया। आइडिया ऑफ सेक्रीफाइस, मदरलैंड के लिए किस तरह सेक्रीफाइस किया था वो भी मैजिनी ने दिया, जैसे हमारे इंडिया में भी दिया। देखो एक्सट्रीमिस्ट क्लास में दिया कि नहीं दिया, आज ही तो बता रहे थे इसके बारे में। जो एफर्ट मैजिनी ने किया इसके वजह से एक इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन इटली में बाबू शुरू हो गया, ठीक है, और एक सॉलिड बेस बना है। बाद में जाके यही कहीं ना कहीं पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ इटली में होने में फायदा पहुंचाया है, होने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये हमको समझना होगा, मैजिनी का भी बहुत बड़ा रोल है यंग इटली बनाने में। उसके बाद और क्या था, देखो नेशनलिज्म अवेयरनेस, नेशनलिस्ट अवेयरनेस क्रिएटेड बाय मैजिनी, ठीक है, इमेंसली टू द कंट्रीब्यूट इमेंसली टू द प्रोसेस ऑफ इटालियन पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, बिकॉज ड्यू टू दिस नेशनलिस्ट अवेकनिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेबिसाइड कुड बी यूज सक्सेसफुली इन फ्यूचर टू कैरी आउट। क्योंकि देखो इतना बड़ा अवेयरनेस फैला दिया तो लोगों के मन में आ गया कि हाँ एक इटली। और जब बाद में प्लेबिसाइड होगा, बताए थे प्लेबिसाइड भी हुआ इटली में, जब प्लेबिसाइड हुआ तो एक इटली के लिए हम वोट कर देंगे, जब एक इटली के लिए वोट कर देंगे तो ऑब्वियसली विल गेट द रिजल्ट्स, तुमको रिजल्ट मिल जाएगा पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ योर इटली। तो मैजिनी का इतना बड़ा रोल रहा है इनिशियल फेज में। इससे पहले कैडबरी का जो रोल देखे थे हम लोग, जो कोल माइनर्स एसोसिएशन था, फेल कर गया, मगर 1831 में मैजिनी जैसे शख्सियत आके चेंज किए हैं। एट द सेम टाइम इधर क्या हो रहा है, तो इधर भी देखोगे तो यहाँ पे भी एक स्टूडेंट का ऑर्गेनाइजेशन था जर्मनी में, ठीक है। अब इसका स्पेलिंग पढ़ लेना, इसमें गड़बड़ है स्पेलिंग, ठीक है, बाद में किताब से पढ़ोगे तो यूल गेट टू नो, ठीक है। जो भी रहा बस समझो कि एक स्टूडेंट एसोसिएशन था जो 1815 में फॉर्म हुआ था, बात समझे, समझ गए ना। आप देखो इसको पढ़ तो देंगे हम तुमको, ठीक है ना, मगर कोई फ़ायदा नहीं है इसका पढ़ने का, स्पेलिंग बहुत उल्टा पुल्टा है, देखते ना वो ऊपर में कैडबरी का पढ़ने में हमको दिक्कत हो रहा था, ठीक है। इट वॉज अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशमेंट इन 1815। द मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, क्या इसका काम था, वांटेड टू लिबरेट जर्मनी फ्रॉम द डोमिनेंस ऑफ मैटरनिक सिस्टम। मैटरनिक सिस्टम से हटना चाह रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, बताओ ऑस्ट्रेलिया पसंद नहीं कर रहा है ऑस्ट्रेलिया कोई। 1817 में क्या हुआ, एक मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, बट दिस डेमोन्स्ट्रेशन वाज सप्रेस्ड बाय मैटरनिक विद द हेल्प ऑफ हिज मिलिट्री पावर। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो बाबू जो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी रैली वगैरह जो भी हो रहा था उसको सप्रेस कर दिया गया बाय मैटरनिक पॉलिटिकल बाय मिलिट्री एक्शन ऑफ योर ऑस्ट्रेलियन पावर, ठीक है, खत्म, यानी कि मैटरनिक सिस्टम। रोल ऑफ फिलोसोफर हिस्टोरियन क्या रहा है कि जैसे हेगेल का फोटो देखे थे तुम लोग, ठीक है ना, और हेडेन्सबर्ग, ये सब जो रहे हैं फिलोसोफर हिस्टोरियन रहे हैं, जर्मन फिलोसोफर, ठीक है, इसने बहुत काम किया, एक प्रिपरेशन करवाया कि यस वी हैव टू गो फॉर द जर्मन यूनिफिकेशन। स्कॉलर हाईलाइट द ग्लोरियस पास्ट ऑफ जर्मनी इन पास्ट इंस्टीट्यूशन एंड सेंस ऑफ प्राइड भी भरा है लोगों में। सेम चीज़ हो रहा है, हर कंट्री में सेम हो रहा है, कोई अनोखा चीज़ नहीं हो रहा है। आपको रियलाइज होना चाहिए ना, अपने पास्ट में रियलाइज नहीं होगा तो कैसे लड़ोगे उस कंट्री के लिए। जैसे हम आते हैं तो हम कितना बार बोलते हैं बिहार के पास्ट के बारे में, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो तुमको भी लगता है कि यस यही बिहार है, अफगानिस्तान तक साम्राज्य बनाया था, हम क्यों नहीं बना सकते, हम क्यों नहीं पढ़ लिख के बड़ा बन सकते। तो हम हमारा पास्ट, हमारा बेस्ट जो भी पास्ट रहा है वो हमको प्रेरणा देता है। और फिलोसोफर लोग यही कर रहे थे, कॉमन एलिमेंट जो प्रेजेंट है डाइवर्स कल्चर में उसको हाईलाइट करना ताकि कॉमन आदमी आ जाए सब। अब एक का करेगा तो नहीं होगा ना, एक कॉमन चीज़ जो सबको बाइंड करे। अपने स्पीच से, अपने राइटिंग से ये भी क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर करवा रहे हैं एक सॉलिड कल्चर फाउंडेशन, ताकि बाद में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो सके। ये जानते हैं, ये पूरा पहले का स्टूडेंट का एसोसिएशन का काम था, ये इसमें फिलोसोफर का काम था, इसमें हिस्टोरियन का काम था। अब आ गया रोल ऑफ जोलोब्रिन, जिसके बारे में तो बहुत लंबा चैप्टर खींच दिया क्लास में, है ना। तो जोलोब्रिन का रोल देखो, एक कस्टम यूनियन था, कल बताए थे 1818 में इस्टाब्लिश हुआ था, करेक्ट, इसमें 19 लिखा है, 1818 था ना, कल का बताए थे ना। चलो एक ही बात, बाय जर्मन स्टेट, जो भी जर्मन तुम्हारा जब शुरू में बहुत कम स्टेट थे, बाद में आके ज्वाइन किए हैं सभी स्टेट, ठीक है। 1834 में क्या हुआ, ऑल जर्मन स्टेट्स एक्सेप्ट ऑस्ट्रियन ज्वाइनिंग, ऑस्ट्रिया छोड़ के सभी जर्मन स्टेट्स आ गए थे। ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट फेल टू अंडरस्टैंड, ऑस्ट्रियन, यही बात है, ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट ने कभी समझा ही नहीं इसका रोल।
कि कितना ज़्यादा जा सकता है, ये कस्टमर यूनियन कितना बढ़ सकता है, इसके बारे में कभी नहीं समझा इसका इंपॉर्टेंस। जुएल ओवरीन वॉज हाईली सक्सेसफुल, ये बहुत सक्सेसफुल रहा। इसने क्या किया, ट्रेड एंड कॉमर्स को पलट दिया, बदल दिया। एज अ रिजल्ट जर्मनी क्या हुआ, जर्मनी स्ट्रांगर हो गया, यानी कि पर्शिया स्ट्रांगर हो गया। पर्शिया जर्मनी के कॉज के लिए लड़ेगा आगे जाकर, करेक्ट। जुएल ओवरीन ने क्या किया, बिग कॉमन मार्केट प्रोवाइड किया जर्मन इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जानते हो कि जर्मनी में आ चुका है। जब जर्मनी में आ चुका है, इतना अच्छा कस्टम है, तो ट्रेड तो गजब फ्लरिश करेगा, क्योंकि जर्मनी में क्या है, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो ही रहा है वहाँ पे। स्ट्रॉन्ग कैपिटलिस्ट क्लास जर्मनी में आ गया बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वही बोले कैपिटलिस्ट क्लास आएगा तो बोलेगा कि हम आपको समर्थन देते हैं। कल बताए थे कि नहीं बताए थे, पर्शिया को कितना समर्थन मिला कैपिटलिस्ट क्लास से, एलाइड क्लास से। जर्मन कैपिटलिस्ट क्लास फेवर फॉर द यूनिफिकेशन, बोला कि वाह क्या बात, हमको इंग्लैंड के बराबर करना है। कल बोले थे कि नहीं बोले थे, इंग्लैंड के बराबर करना है हमको। अब बताइए, इंग्लैंड में कस्टम यूनियन भी है, साथ साथ उसका पॉलिटिकल यूनिफिकेशन भी है, 4 स्टेट है ना। हम क्यों नहीं हो सकते जर्मनी, हमारा तो इकोनॉमिक यूनिफिकेशन है, इसको पॉलिटिकल यूनिफिकेशन में कन्वर्ट करिए। और उसके लिए कैपिटलिस्ट क्लास लोग एकदम पूरा सहयोग कर रहा है बिस्मार्क का, पर्शिया का। तो देखो वही बात कहा जा रहा है कि जर्मन कैपिटलिस्ट क्लास फेवर किया कि यूनिफिकेशन होना चाहिए अंडर द लीडरशिप ऑफ योर पर्शिया, क्योंकि वो लोग जानते थे कि पावरफुल जर्मन एम्पायर ही केवल एक सेफ्टी प्रोवाइड कर सकता है ब्रिटिश कंपटीशन से। ब्रिटिश ही है प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में। द जर्मन कैपिटलिस्ट क्लास वर अवेयर ऑफ दैट फैक्ट दैट ओनली पावरफुल जर्मन एम्पायर कुड एक्वायर कॉलोनी टू गेट रॉ मटेरियल्स एंड सेल्फ फिनिश प्रोडक्ट। देखो कितना बड़े बात, क्योंकि ये लोग जानते थे कि जर्मनी जब तक एक यूनाइट नहीं हुआ तब तक वो इम्पेरियलिज्म और कॉलोनिज्म का रेस में दौड़ नहीं सकता है। जैसे ब्रिटिश दौड़ रहा है उस तरह हमको भी दौड़ना, ब्रिटिश तो दौड़ चुका है वहाँ से, अलग ऑस्ट्रेलिया चला गया, इधर तुम्हारा बहुत बड़ा फाइट हुआ है इंडोनेशिया में लेके, वो भी हिस्ट्री बताए थे तुम लोग को, याद करो। तो बात समझे, तो हमको रॉ मटेरियल चाहिए और हमको फिनिश गुड प्रोडक्ट्स, हमको मार्केट चाहिए उसके लिए। तो उसके लिए जर्मन को यूनिफाई करना होगा, क्योंकि इम्पेरियलिज्म के रेस में हम भी दौड़ना चाहेंगे। दिस सप्लाई ऑफ जर्मन कैपिटलिस्ट क्लास प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर योर जर्मन यूनिफिकेशन। इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस हिसाब से देखा जाए तो। ट्रेड और कमर्स इनकरेज जो हुआ है बिकॉज ऑफ जुएल ओवरीन, एक कहीं ना कहीं तुम्हारा इससे क्या, एक कम्युनिकेशन मोड ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप्ड हुआ, जिससे रोड डेवलप हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, रेलवे डेवलप्ड हुआ। बिस्मार्क क्या किया, बिस्मार्क टू मूव हिज फोर्स स्विफ्टली ड्यूरिंग वार एंड डिफीट द अपोनेंट। और आराम से बिस्मार्क ने अपना पैसा जमा करके, अपना मिलिट्री पावर बढ़ा के क्या किया, आराम से स्ट्रेटजिक वाइज क्या किया, सबको दबोचा है। हमने देखा है, हमने बैटल ऑफ सडान भी देखा है, हमने सडोवा भी देखा है, उससे पहले डेनमार्क को किस तरह फाइट किया वो भी देखा है हमने, तो ये काम हुआ है। इकोनॉमिक एडवांसमेंट, जानते हो कि इकोनॉमिक जो एडवांसमेंट होगा तभी पॉलिटिकल यूनिफिकेशन भी होगा। जो इकोनॉमिक एडवांसमेंट था, इससे क्या हुआ कि जुएल ओवरीन जो दिया है, इससे क्या पर्शिया को इनॉर्मस वेल्थ मिल गया। और बिस्मार्क कुड रेज अ लार्ज आर्मी, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी वहाँ से वो एकत्रित कर सकेगा विद दिस रिसोर्सेस एंड कुड अकम्प्लिश द टास्क ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मन यूनिफिकेशन का काम कर पाएगा। विदाउट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जब तक यदि नहीं होता तो होता ही नहीं, एक वीकर ही बन के रहता। सही बात है, जब अब इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ही नहीं हुआ, पैसे नहीं आए, तो कहाँ से स्टैंडिंग आर्मी इतना रखेंगे। बिस्मार्क पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन वुड हैव रिमेन इनइफेक्टिव। तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी बेकार हो जाता जब तक हमारा इकोनॉमिक यूनिफिकेशन नहीं होता, जब तक ट्रेड एंड कॉमर्स पॉलिसी नहीं होता। आज हम देखते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार में जिस तरह जर्मनी का रोल रहा है, जर्मन ने कितना आगे बढ़ गया था इकोनॉमी में, हद आगे बढ़ गया था। वो तो यूएस को चुनौती देना शुरू कर दिया, तब नहीं यूएस सब घबरा गया कि बहुत पावरफुल हो गया, भले ही ज्यूस को मारा, भले ही ख़त्म किया, मगर इकोनॉमिकली गजब पावर हो गया। जापान का देख लो केस, पैसे से उड़ रहा था ये लोग। आज चाइना क्यों उड़ता है हवा में? पैसे की वजह से उड़ता है। 17 बिलियन डॉलर का, तुम्हारा 17 ट्रिलियन डॉलर, 17-18 ट्रिलियन डॉलर का ये जीडीपी है। उड़ेगा ही हवा, बात नहीं सुनेगा, पैसा आ गया, क्या करेगा। जैसे एक आदमी के अंदर जेब में पैसा आता तो एटीट्यूड कितना आ जाता है, राइट, भगा से। चाइना भी वही है, यही हुआ है। यदि हम झूठ बोल रहे तो बोलो। देखो जैसे एक आदमी का फितरत होता है, नेशन का भी वही फितरत होता है। यही आज तुम लोग को एडिटोरियल में बताते हैं, आज एडिटोरियल में यही बताते तुम लोग को। आज का एडिटोरियल में पूरी तरीके से यही था, भारत जवान है, यूज़ करिए डेमोक्रेटिक डिफेंड, अदरवाइज बूढ़ा हो जाएगा 2040 और 50 तक। यही था एक एडिटोरियल उसमें, एजिंग बबल यही है। एक नेशंस और एक पीपल सेम है,
बात समझे? तो अब देखो, तो उसके बाद क्या हुआ कि सक्सेस ऑफ बिस्मार्क पॉलिसी ये पूरी तरीके से डिपेंड करता था तुम्हारा प्रॉस्पेरिटी पे। कोल और आयरन तुम्हारा माइंस था वहाँ पे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत काम आएगा वो। जिलोबिन का जो सक्सेस है यही कहीं ना कहीं तुम्हारा पॉलिटिकल यूनिफिकेशन के लिए एक फाउंडेशनल वैल्यू बना। बस एक एक चीज़ वही चीज़ बताया जा रहा था। यू हैव अ लॉट ऑफ वर्ड्स, तुम लोग लिखो यार, तुम लोग जाके ना मेंस का ना क्वेश्चंस पेपर कलेक्ट करो, इसका ऑप्शनल का, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछा किस लेवल पे जा रहा है, और जो पढ़ रहे हो जाके लिखना कोशिश करो यार, नहीं तो अदरवाइज भूल जाओगे सभी चीज़ को। देखो मेटरनिक का डाउनफॉल होना मार्च 1848 में जानते हो, है ना, बताए थे। जर्मन नेशनलिस्ट साथ आए और फिर वहाँ से पॉलिटिकल यूनिफिकेशन होने का तैयार हुआ। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को बुलाया गया, वहाँ पे याद है तुम लोग को, मेंबर ने बोला कि नया संविधान बनाएंगे यूनाइटेड जर्मनी के लिए। यस, आई हैव कवर्ड दिस थिंग, है ना। इट वाज अग्रीड दैट क्राउन इफ यूनाइटेड जर्मनी, क्राउन क्या होगा, जो पर्शियन किंग जो होंगे फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, है ना, इनको ही क्राउन बनाया जाएगा। थोड़ा रिजेक्ट कर दिए थे थ्रोन को लेके, कभी बताए। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ड्राफ्ट किया गया, मगर वही क्राउन क्या किया, रिफ्यूज़ किया कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम होता है अरे हमको सिखाने वाला, नेशनलिस्ट लोग अभी जन्मा है तुम लोग, हम इतना दिन से किंग है, हमारा पावर है। ईगो फैक्टर, दिस सेटर्ड द जर्मन नेशनलिस्ट। जर्मन नेशनलिस्ट जो बेचारा इतना रेवोल्यूशनरी लोग इतना लड़ाई कर रहे थे, दिल टूट गया, ठीक है, क्योंकि ये अप्रहेंसिव था कि इस तरह का एक्शन हो सकता है, ऑस्ट्रिया से वार हो जाए। ऑस्ट्रिया से वार होना नहीं चाहता था ये वाला, ये जो किंग थे, फोर वाले जो किंग थे वो नहीं चाहते थे कि ऑस्ट्रिया से वार हो। ही डिडंट वांट टू हर्ट द प्रेस्टीज ऑफ पॉप, पॉप का प्रेस्टीज यानी कि फ्रांस का जो है उसका भी प्रेस्टीज खराब नहीं करना चाहते थे। बाय एक्सेप्टिंग क्राउन हैव सेटल होली रोमन एम्पायर, एक्सेप्टिंग क्राउन ऑफर्ड बाय लिबरल्स कंसिडर्ड बाय हिम बिलो हिज प्रेस्टीज। सही बात है, यदि हम लिबरल से स्वीकार कर लेंगे तो हमारा प्रेस्टीज का सवाल है। द बिस्मार्क एडवाइज हिज किंग नॉट टू एक्सेप्ट क्राउन ऑफर बाय लिबरल बिकॉज ही इज डिफरेंट विजन ऑफ जर्मनी। तो बिस्मार्क ने वहाँ पे ये किंग को किया कि ठीक है आप लिबरल, क्योंकि देखो बिस्मार्क ने भी कभी लिबरल्स का बात तो माना ही नहीं, ऑटोक्रेट था, तो बोला कोई बात नहीं आप स्वीकार मत करिए। कान भरने वाला बिस्मार्क ही बैठा हुआ था, और इसे पूरा भरोसा, मगर ये बिस्मार्क ने हेल्प किया है इटली उसको आगे बढ़ने में, ठीक है। तो जर्मन पुस्ट जर्मन नेशनलिस्ट थ्रू मिलिट्री, आप ये देखो मिलिट्री के द्वारा इसको जर्मनी क्या किया, इस सब नेशनलिस्ट को बाहर खदेड़ दिया। दिस डिसएंगेजमेंट ऑफ नेशनलिस्ट विद लिबरलिज्म वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ, जो यहाँ पे डायरेक्ट जो कन्फ्लिक्ट हुआ कि लिबरलिज्म खत्म कर देंगे लिबरल क्लास को, यहीं पे दिख गया कि बिस्मार्क ही होगा आने वाले समय में जो पॉलिटिक्स तय करेगा जर्मनी का। बात समझे? अब देखो यहाँ पे देखो, अब दोनों का डिफरेंस देखो, यहाँ अपॉइंटमेंट ऑफ कैवियर, यहाँ पे तुम्हारा अपॉइंटमेंट ऑफ बिस्मार्क एज पर्सन चांसलर। दोनों का देखते हैं सिमिलरिटी, क्या मस्त सिमिलरिटी दिखाया है, ठीक है। तो कैवियर इस तरफ का, इसका एक तरफ, तो समझ रहे हो दोनों कंट्री में क्या क्या हो रहा है। कैवियर को अपॉइंट किया गया था PM ऑफ पिडमेंट सडीना, ठीक है, जो वही यही तो एम्यूनियल विक्टर वाला जो 2, उसी का तो फोटो था, बिल्कुल इसका नाम याद नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ये रियल बिगनिंग ऑफ यूनिफिकेशन है इसका, अब रियल में जो स्टार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि कैवियर ही रियल स्टार्ट किए थे, इनके प्रयास से ही हुआ है। इधर पर्सिया का जो चांसलर है बिस्मार्क, वही गए आगे, तो अब रियल बिगिनिंग है। पहले इनिशियल बिगिनिंग, बीच का बिगिनिंग, और फिर अब रियल बिगिनिंग है, अब जाएगा कंट्री यूनाइट होने के लिए। तो देखो कैवियर क्या किया गया, एज अ PM अपॉइंट किया गया पिडमेंट और सडीना का 1852 में बाय इमैनुअल विक्टर इमैनुअल सेकेंड। आफ्टर एंटरिंग ऑफिस ऑफ PM, कैवियर ने क्या किया, एनालाइज किया क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, ताकि हम इटली को यूनिफाई करें। इस चीज़ पे चिंतन किया गया। कैवियर यूज्ड हिज रिफॉर्म टू टैकल इंटरनल चैलेंज, बहुत सारे इंटरनल चैलेंजेस है कि नहीं है, नीचे फ्रांस रूल कर रहा है, पोप रूल कर रहा है, इधर ऑस्ट्रिया रूल किया है, सब इंटरनल चैलेंज को इसने बाकी बखूबी से देखा है। और डिप्लोमेसी टू क्रिएट फेवरेबल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर, क्योंकि हमको बाहर फॉरेन का भी चाहिए रोल। हमने कल भी बताया था कि डिफरेंस तो यही था कि इटली को बहुत ज़्यादा फॉरेन का असिस्टेंस चाहिए था, पर जर्मनी को नहीं चाहिए था, क्योंकि जर्मनी पर्सिया खुद बहुत आगे था। मैं इसको फॉरेन रूल्स को कैसे हम लाएंगे, समझे? तो क्योंकि हमने देखा है फॉरेन जो जर्मन कॉन्टेक्स्ट में जो फॉरेन रूल है उसको खाली न्यूट्रल करने के लिए बोले थे बस, इसमें हेल्प भी लेंगे, इसमें हेल्प लिया जाएगा उसका, है ना। तो कैवियर यूज दिस रिफॉर्म टू टैकल इंटरनल चैलेंजेस, इंटरनल चैलेंजेस कैसे खत्म करें, और डिप्लोमेसी टू क्रिएट फेवरेबल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली, करेक्ट है।
चैलेंजेस स्टैंडिंग इन वे ऑफ इटाली, जो भी चैलेंजेस है, जैसे देखो एग्जांपल, फॉरेन डोमिनेशन ओवर इटली वाज मोस्ट सीरियस चैलेंज। जो फॉरेन डोमिनेशन है ऑस्ट्रिया का, नीचे फ्रांस का, ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि कैसे इसको हटाएं। जैसे एग्जांपल दिया गया देखो उसमें कि नॉर्थ इटली पूरी तरीके से ऑस्ट्रियन के रूल के अंदर है, साउथ इटली पूरी तरीके से बॉर्बन फ्रेंच डायनेस्टी के अंदर है। बहुत बड़ा खाई है, बहुत बड़ा दिक्कत है, वीक पोजीशन है तुम्हारा। इंश्योर डैट एक्सटर्नल असिस्टेंस वॉज नीड टू, इसलिए ज़रूरी है कि नॉर्थ और साउथ में जिस हिसाब से बाबू जकड़ के रखा है, इसलिए एक्सटर्नल असिस्टेंस की ज़रूरत है ही है इटली को यूनिफाई करने के लिए। जोग्राफिकल लोकेशन वॉज अ मेयर ऑब्स्टिकल, ये भी बहुत ऑब्स्टिकल था। जोग्राफी 3 भाग में डिवाइड, आप देखो इट वॉज डिवाइड इंटू 3 मेन रीजन्स। एक कल्चरल डाइवर्सिटी वॉज इंपॉर्टेंट। अब कल्चरल डाइवर्सिटी है, बताओ, अब कल्चरल डाइवर्सिटी होगा तो यूनाइट करना बहुत बड़ी बात है। कल्चरल यूनिटी होता है तो यूनाइट करना आसान हो जाता है। अलग अलग टाइप के लोग रह रहे हैं तो उसको यूनाइट करना इज सो डिफिकल्ट टास्क। नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ पोप, जो हार्ट ऑफ इटली में जो बीच में है पोप प्रेजेंट है, ये बिगेस्ट चैलेंज है। पोप कुड नॉट बी टच्ड इन टी बिकॉज ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटायर कैथोलिक वर्ल्ड, पूरा कैथोलिक वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई तरह का बात किया विद्रोह हो जाएगा, फिर ये भी समझना है। एट द सेम टाइम इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एक बहुत बड़ा चैलेंज है इटली के लिए, परस्पर हुआ ही नहीं वो कंट्री, करे तो करे क्या, समझे। सम हिस्टोरियंस हैड टू टेक प्लेस इन नॉर्थ इटली बट सम इंडस्ट्रियलाइजेशन नॉर्थ इटली में हुआ, और साउथ इटली पूरी तरीके से अभी भी एग्रीगेट बेस्ड है, वही नॉर्थ साउथ डिवाइड। वहाँ पे तुम्हारा इंडस्ट्रियल वाला तुम्हारा इकोनॉमी है, नीचे तुम्हारा एग्रीकल्चर वाला इकोनॉमी है, तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी कहाँ से पैसा उतना दे पाएगा। तो डिफरेंस अमंग इटालियन लीडर्स में भी डिफरेंस देखो। अब वो मजनी रिपब्लिकन है, कैबियर मोनार्कियल है। आ गया मजनी तो पूरा रिपब्लिकन डेमोक्रेसी लिबरल वैल्यूज में बिलीव करता है, कैबियर पूरी तरीके से मोनार्कियल वाला सिस्टम है। तो लीडर में भी अपना अपना दिक्कत है। इंटरनल रिफॉर्म्स बाय कैबियर ने क्या क्या इंटरनल रिफॉर्म्स लाया, देखो कैबियर ने बहुत सारे इंटरनल रिफॉर्म्स लाया है ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है, इनटू अ मॉडल स्टेट सो दैट अदर इटालियन कुड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड, ताकि जितने भी इटालियन सब अट्रैक्ट हो सके। क्या क्या किया इन्होंने, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वॉज इस्टाब्लिश, एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की इस्टाब्लिश कर दिया वहाँ पे, ताकि लोगों को लगे कि यस हमारा भी वॉइस सुना जा रहा है, ठीक है। पोप वेयर ग्रांटेड हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम, पोप को ज़्यादा मान्यता दिया क्योंकि लोग डायरेक्ट जुड़े हुए हैं उस रिलीजन से, ठीक है। प्राइवेट और पब्लिक लाइफ में यस पोप जो बोल देगा आपको मानना होगा सबको, ठीक है। बहुत सारे स्टेप्स लिए गए फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, बैंक और कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया गया, रोड एंड अदर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी क्रिएट किया गया। जानते हो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तभी तुम्हारा विचारधारा कम्युनिकेशन चैनल भी तैयार होगा, ठीक है। इंजॉय प्रोवाइडिंग इंजॉय बाय द चर्च वेयर कटल्ड, जो इंजॉयमेंट जो चर्च ले रहा था पहले उसको थोड़ा कम कर दिया गया। टैक्स चर्च के ऊपर भी इम्पोज कर दिया गया ताकि पीपल में भी एक फेथ हो कि यस कि चर्च पूरा मोनोपोली नहीं कर रहा है। अ लार्ज नंबर ऑफ आर्मी, देखो आर्मी 90,000 का रेस किया है, कोई तरह बैटल होगा तो यस वी कैन गो फॉर द फाइट। बाउंड्रीज को फोर्टिफाई कर देना, तो ये तुम्हारा पूरी तरीके से ये तुम्हारा इंटरनल रिफॉर्म्स लाया कैबिनेट ने। हाँ, एक्सटर्नल फ्रंट पे लाया है, डिप्लोमेसी किया है, बैटल ऑफ क्रीमिया किया है। देखो बैटल ऑफ क्रीमिया, ठीक है, जानते हो कि बैटल ऑफ क्रीमिया ये ब्रिटेन एंड फ्रांस एक साइड था, रसिया दूसरे साइड में था। ब्रिटेन और फ्रांस एक साइड हुआ, रसिया दूसरे साइड में, ठीक है। अक्टूबर 1853 टू फरवरी 1856, यानी कि लगभग 2-3 साल चला। ये बैटल वाज फाउट बिकॉज रसिया ट्राइंग टू इन्फ्लक्स इनटू द, यानी कि पूरा ब्लैक सी कैप्चर करना चाह रहा है। देखो ब्लैक सी कितना इंपॉर्टेंट है, अभी भी क्रीमिया को है ना, यूक्रेन का क्रीमिया को कैप्चर करके ब्लैक सी में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसलिए हम G8 को G7 बना दिए कि नहीं बना दिए। तो रसिया का शुरू से ही रहा है ऐसा, समझे ना। G7 है ना न्यूज़ में, पहले वो G8 था, बताए थे तुम लोग कभी न्यूज़ में, है ना। तो देखो दिस बैटल वाज फॉट बिकॉज रशियन ट्राइंग टू इंक्रोच इनटू ब्लैक सी सो दैट रशियन पावर कुड बी मेडिटेरियन सी तक उसका रहे। देखो ब्लैक सी को टच करेगा तो मेडिटेरियन, टर्की का वो तुम्हारा बॉस्फोरस स्टेट उसको क्रॉस करते हुए ग्रीस को क्रॉस करते हुए मेडिटेरियन सी तक उसका पॉलिटिक्स में हाथ रहेगा। तो मेडिटेरियन सी तक पहुंचना चाहता था क्योंकि ट्रेड कंट्रोल करना चाहता है ये, ठीक है। मेडिटेरियन रशियन वांटेड टू रीच मेडिटेरियन सी, क्यों, ब्रिटिश को थ्रेटन करना चाहता है, फ्रांस को थ्रेटन करना चाहता है, सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करना चाहेगा वो, बात समझे। तो इस तरह का व्यवहार है इसका। हाँ, तो एट द सेम टाइम देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिस्मार्क क्या कर रहा है, देखो सबका दोनों का बहुत बड़ा है पेशेंस,
ठीक है। अब बिस्मार्क क्या करना चाह रहा है, देखो जानते 1858 में फ्रेडरिक विलियम फोर्ड, ठीक है, लॉस्ट हिज सेंटिटी, अपना इज्जत खो दिया, ठीक है। और यंगर ब्रदर जो तुम्हारा विलियम वन के हाथ में चला गया राजगद्दी। विलियम वन क्या था, डेस्पोटिक था, बता दिए थे ये चीज़, सक्सेसर उसका डेस्पोटिक था। 1861 में विलियम फोर मर गया, वो पहले वाला, और विलियम वन बन गया तुम्हारा किंग बन गया। विलियम वन बहुत स्ट्रॉन्ग तुम्हारे थे, ठीक है। ये भी चाहते थे यूनिफिकेशन जर्मनी का हो। ये अवेयर थे कि ऑस्ट्रिया ही केवल कर सकता है, ऑस्ट्रिया के पास अवेयर दैट फैक्ट दैट ऑस्ट्रिया वांट अलाउ जर्मनी। ये बोला कि यस ऑस्ट्रिया कहीं अलाउ नहीं करेगा, ऑस्ट्रिया आर गोइंग टू हैव प्रोवाइड हिंडर, यानी कि ऑब्स्टिकल प्रूव करेगा। तो ही वांटेड टू रेज लार्ज आर्मी सो डैट चैलेंज ऑफ ऑस्ट्रिया कुड बी इनकाउंटर। इसलिए ये विलियम वन चाहते थे कि हम आर्मी रेस करें ताकि ऑस्ट्रिया बाद में आएगा ऑब्स्टिकल करने के लिए, तो उसको वाइप आउट कर सके। एट दिस टाइम पर्शियन पार्लियामेंट डोमिनेटेड बाय लिबरल्स, जो पार्लियामेंट था तुम्हारा पर्शियन वो लिबरेटेड था, मतलब पूरा, क्योंकि देखो डेट कितना है अभी 1860, अभी पहले का बात है। हाँ, अभी जो तुम्हारा चल रहा था पार्लियामेंट में क्या पूरी तरीके से लिबरल्स डोमिनेटेड है, इसलिए इसने बिस्मार्क को किया 1862 में, और ये तुम्हारा पर्शियन चांसलर के रूप में कि भाई लिबरल्स का तुम खत्म करो यार, लिबरल पार्लियामेंट को खत्म करो। देखो अप्रोच बिस्मार्क के यहाँ से क्या हुआ, ये बिस्मार्क पूरी तरीके से क्या किस चीज़ का बिलीवर है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का, कि रूथलेस सप्रेशन ऑफ ओपोनेंट, खत्म कर दो ओपोनेंट्स को, ठीक है ना। When liberated or dominated, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिफ्यूज टू सैंक्शन बजट, जब बोला कि मिलिट्री के लिए बजट नहीं दिया, ये सैंक्शन मना कर दिया पार्लियामेंट में, then Bismarck bypassed it and got budget approved only from the upper house, अपर हाउस से पास करवा दिया उसने, जैसा अभी होता है, ठीक है। he raised many problems with the help of, देखो क्या आर्मी, हाँ आर्मी, इसको स्टैंडिंग आर्मी बढ़ाया इसने, ठीक है, ताकि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन के लिए। वेल लोअर हाउस ऑफ द पर्शियन पार्लियामेंट रिफ्यूज टू सैंक्शन, बोला कि हम नहीं देंगे, मिलिट्री बजट नहीं देंगे, हम विल नॉट गोइंग टू सपोर्ट बिस्मार्क। ही कमेंट किया, ही कमेंटेड, यानी बिस्मार्क कमेंटेड दैट इंपॉर्टेंट इशू ऑफ द एज वुड नॉट बी, वही बोला, देखो यही था ना कल के कोर्ट में, कल का उसमें, कि जो इम्पॉर्टेंट यूज़ है, ये इम्पॉर्टेंट जो इशू है इस जर्मन स्टेट के लिए, वो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स और स्पीच से नहीं हो सकता है, बस होगा तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी से होगा। उसमें पार्लियामेंट का दिया हुआ भाषण है उसको, समझा। तो देखो ब्लड रिफर्स वायलेंस है, आयरन रिफर्स टू रेजुलेशन, रूथलेस, मार दो, स्ट्रेंथ भी दिखता है उससे, है ना। जो आए जर्मन यूनिफिकेशन के बीच में, जो भी आडंगर आएगा उड़ा देंगे सबको। अब डोमिनेशन ऑफ ऑस्ट्रिया बिगेस्ट चैलेंज है पर्शिया के लिए, यानी कि बिस्मार्क के लिए। ऑस्ट्रिया सॉवरेन पावर है जर्मनी में, फ्रेगमेंटेड जर्मनी वाज बेटर फॉर ऑस्ट्रिया के लिए जितना टूटा रहे उतना फ़ायदा है उसका। क्यों? ऑस्ट्रियन डोमिनेट कर सके आराम से, इजीली डोमिनेट कर सकेगा उसको। द ब्रिटिश सेंटिमेंट्स वेर अटैच टू द हैंगओवर स्मॉल जर्मन बिकॉज ऑफ, देखो क्या लिखा है, हैंगओवर वॉज मेड, देखो हैंगओवर एक जगह का नाम था ना जर्मन स्टेट्स में, हाँ ऊपर वाला जो नॉर्दर्न पार्ट था, वॉज मेड ब्रिटिश किंग इन द, क्योंकि उसमें क्या है कि तुम्हारा ब्रिटिश किंग वहाँ पे बना हुआ था, इसलिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था वो हैनोवर के जो भी स्टेट रहा है उसको लेके। वेना ऑर्डर जब 1815 का हुआ था तो ये मेजर ऑब्स्टेकल था। क्यों? क्योंकि इट प्रोवाइडेड फॉर द पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेड जर्मनी, क्योंकि फिर 39 आप उसको एज इट इज़ रख दिए, कहाँ यूनिफाई किए, 39 में रख दिए। तो फ्रेंच क्या है ऑन सदर्न इटली वॉज द मेन कॉज ऑफ प्रॉब्लम। अब जो फ्रेंच का जो इन्फ्लुएंस था सदर्न जर्मनी का सदर्न स्टेट्स में, वो भी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल था उसके लिए, पर्शिया के लिए, बिस्मार्क के लिए। कैपिटलिज्म और प्रीडोमिनेंट इन साउथ जर्मनी जस्ट लाइक फ्रांस, जो कैपिटलिज्म वाला जो चीज़ था वो भी साउथ जर्मनी में बहुत ज़्यादा था। कैपिटलिज्म वही ट्रेड वगैरह हो रहा है, लोग इंडस्ट्रीज क्लास लोग आ रहे हैं। तो होली रोमन एम्पायर भी बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है ऑस्ट्रिया का। तो अब सब चीज़ को ख़त्म करना है। जर्मनी वॉज अ पार्ट ऑफ होली रोमन एम्पायर, रहा है शुरू से, है कि नहीं है? शुरू से ही रहा है होली रोमन एम्पायर, कल देखा था हमने, ठीक है। आर्मी चेंज इन पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ जर्मनी वॉज टू डिस्ट्रॉय इट एंड प्रेसिडेंट ऑफ पीपल एडवर्सली अफेक्टेड। हाँ, तो देखो क्या बोला गया कि जर्मनी क्या है, तुम्हारा पार्ट रहा है होली रोमन एम्पायर का। ये तुम्हारा जो है एनी चेंज, कोई भी चेंज करोगे पॉलिटिकल बाउंड्री में जर्मनी का तो वॉज डिस्ट्रॉय, दिक्कत हो जाएगा, पोप का दिक्कत हो जाएगा, पोप का जो प्रेस्टीज है उसको दिक्कत हो जाएगा। तो जोग्राफिकल डिवीजन ऑफ जर्मनी इन 3 रीजन, 3 रीजन में है तुम्हारा। उतने अच्छे से नहीं दिया गया है, लिखा नहीं है इसमें, बहुत सारा ऊपर नीचे है, ये कई चीज़ हम ऐड कर रहे हैं तुम्हारे इसमें।
ठीक है, मैं किसी तरह इसको ख़त्म करना है हमको। तो नेशनलिज्म अवेकनिंग जर्मनी वॉज लार्जली इन अर्बन फेनोमेना, ये अर्बन फेनोमेना था जी। ठीक है, नेशनल कॉन्सनेस जो अटेंटिवनेस या कॉन्सियसनेस जो था तुम्हारा विलेज में बहुत लिटिल था, बहुत कम था। बात समझे। फेवरेबल फैक्ट्री इन जर्मन पर बहुत सारे फैक्ट्रीज वगैरह हुए हैं जर्मनी यूनिफिकेशन, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ पर्शिया, ये बिग पॉजिटिव चीज़ था उसके लिए, जर्मन यूनिफिकेशन के लिए। जोलोब्रिन स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्स था अनडाउटली, जर्मन कैपिटलिस्ट क्लास ने सपोर्ट किया, है ना। कल्चरल होमोजिनिटी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है जर्मन यूनिफिकेशन के लिए। ठीक है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भी एक यूनिफिकेशन, क्योंकि सब लोग वहाँ पे जुटे हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म वो भी एक इनदर इंपॉर्टेंट फ्यूचर्स है ना, कि यस अब बिस्मार्क का ही पॉलिसीज हो पाएगा आज़ादी। तो बिस्मार्क का विजन अब क्या था कि बिस्मार्क कहता था फर्स्ट जर्मन, पहले जर्मन बाद में कुछ सोचा जाएगा, पहले हमको जर्मन स्टेट बनाना है। ये वांटेड क्या है तुम्हारा पर्सनाइजेशन ऑफ जर्मनी रेदर देन जर्मनी से, हाँ ये चाहते थे कि पर्शिया से जर्मनी बने, जर्मनी से पर्शिया नहीं, पर्शिया लीड करे। इसका मतलब ये हो पर्सनाइजेशन ऑफ जर्मनी, यानी कि जर्मनी पर्शिया से बन रहा है ना, बल्कि जर्मनी के बाद पर्शिया बनेगा। बात समझे। ही वांटेड एट द एंड ऑफ यूनिफिकेशन पर्शिया मस्ट रिमेन, बोला कि पर्शिया एकदम पूरा पावरफुली रहे। बिस्मार्क वांटेड एट यूनिफिकेशन जर्मनी बाय मर्जिंग लेसर जर्मन, जो लेसर जर्मन स्टेट है, जो साउदर्न स्टेट है, नॉर्दर्न स्टेट, वो आके जुड़े। पर्शिया लीड करेगा ही करेगा विथ पर्शिया, सो डैट देयर आइडेंटिटी कुड बी एलिमिनेटेड। जो फालतू का अपना आइडेंटिटी लेकर बैठा है, साउदर्न स्टेट नॉर्दर्न स्टेट, सब खत्म हो, पर्शिया का आइडेंटिटी के साथ मर्ज कर जाए। पर्शिया को फेवर कर रहा है, इसलिए पर्शियानाइजेशन ऑफ जर्मनी कहा जा रहा है। बिस्मार्क डिड नॉट हैव फेथ इन पीसफुल मेथड, कोई बिलीव नहीं है पीसफुल मेथड पे। ही बिलीव दैट जर्मन यूनिटी फोर्स थ्रू लिबरल मेथड वुड रिमेन वीकेंड, लिबरल मेथड करेंगे तो काम नहीं होने वाला है। बात समझे। तो ये ऊपर बता दिए थे ना, क्रीमिया वार का बता दिए थे हम। हाँ हाँ, तो वेन, हाँ उसको ही है। हाँ देखो, तो अब इस तरफ खींचते हैं हम, ठीक है, इस तरफ खींचते हैं कि कैवियर जब तुम्हारा जो बैटल ऑफ क्रीमिया का हो रहा था, देखो कितना मुश्किल है दोनों को पता ना, समझ रहे। तुम लोग बस अपना दिमाग रखते रहो, ठीक है ना, बहुत इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, अब फिर आप दूसरा टेम्पो में लौटना होगा इधर कैवियर का। अब एक बार बता के भी नहीं बता सकते कि कॉमन चीज़ है दोनों का, समझे। तो अब देखो, जब तुम्हारा बैटल ऑफ क्रीमिया चल रहा था, व्हेन वाज गोइंग, जब जा रहा था, बताओ कैवियर ने 18,000 तुम्हारा सैनिक भेजा है, सोल्जर, हाँ, टू सपोर्ट ब्रिटेन एंड फ्रांस। ठीक है, तो आ गया बाबू, वो चीज़ पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा इन लोग को, इवन विदाउट एनी रिक्वेस्ट फ्रॉम देयर साइड। रिक्वेस्ट नहीं किया, फिर भी भेज दिया, जेस्चर। ठीक है, तो ये जेस्चर बहुत हाईली अप्रिशिएट किया गया, वाह क्या बात है। ठीक है, तो 1857 में पीस हुआ, उसमें कैवियर को भी बुलाया कि आइए सर, ब्रिटेन और फ्रांस ने बुलाया कि आइए आप आइए, आप तो गजब चीज़ है, आ जाइए। दिस वॉज यूज बाय हिम टू, अब दिस अपॉर्चुनिटी, ये जो अपॉर्चुनिटी ये यूज़ किया बाद में, ठीक है, जब ऑस्ट्रेलियन मिसरूल ऊपर हो रहा था, उसके अगेंस्ट यूज़ करेगा, फ्रांस से हेल्प लेगा, जानते ही हो। बोथ ब्रिटेन एंड फ्रांस एक्सप्रेस देयर सिंपैथी, बोला कि ठीक है हम इटली समझते हैं, इटली में प्रॉब्लम है, यस आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। ठीक है, इन दिस वे कैवियर क्या किया, इंटरनेशनल तुम्हारा प्लान भी अपना तैयार कर लिया, इटली के लिए क्या चाहेगा फ्यूचर में, एक डिप्लोमेसी भी ले लिया उसने, फ्यूचर में यूज़ कर, जैसे कल बताए थे जर्मनी कैसे फ्यूचर में यूज़ किया था रशिया को हेल्प करके। तो रशिया और वो ऑस्ट्रिया दोनों कट्टर दुश्मन, जान ही रहे हो, है कि नहीं है। दिस फेवरेबल तुम्हारा ये जो भी रहा है, पेव्ड वे फॉर द इटालियन यूनिफिकेशन, इसलिए कमेंट किया जाता है कि यूनाइटेड इटली इमर्ज आउट ऑफ मड ऑफ क्रीमिया। क्रीमिया का जो वार था, ये वार से ही बाबू कहीं ना कहीं हुआ है। ये 18,000 जो सैनिक भेजा था, यहीं तकदीर तय हो गया था इटली का क्या होगा फ्यूचर में। ठीक है, दिस फैक्ट वाज, अब दिस देखो ये क्या कहाँ पे देखो, ब्लोमबेरिस एग्रीमेंट 1858 में जो हो रहा है, तो ये साइन हुआ था, कैवियर ने किया था विद द फ्रेंच किंग नेपोलियन III। फ्रांस का किंग जो था उसका कार्यकाल रहा 1852 से 1870, यही किंग था ना, जर्मनी स्टेट के साथ लफड़ा हो रहा था, जिसका टेलीग्राफ बदल दिया था बिस्मार्क ने, हाँ यही, इसका कार्यकाल 1852 से लेके 1870 तक रहा है। इसके साथ एक ट्रीटी साइन हुआ है, उसको बोलते हैं ब्लोमबेरिस एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, एज पर दिस ट्रीटी फ्रांस हैज़ टू सपोर्ट, फ्रांस सपोर्ट करेगा तुम्हारा, ठीक है, इटली को विद फोर्स एंड 2 लाख सोल्जर भेजेंगे यदि ऑस्ट्रिया कोई वार करता है, प्रोवाइडेड ऑस्ट्रियन स्टार्टर, यदि ऑस्ट्रिया वार करता है तब भेजेंगे हम।
लॉम्बार्डी एंड वेनेशिया लिबरेटेड फ्रॉम ऑस्ट्रिया एंड मर्ज विथ तुम्हारे इटली के साथ तुम्हारा जो पिडमेंट और सडिना, पीएस पिडमेंट और सडिना है, ठीक है ना, तो जो इटली को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके साथ मर्ज करवा दिया। फ्रांस वाज टू गेट टेरिटोरी ऑफ नीस एंड सर्वे, उसके लिए आपको नीस और सर्वे वाला जो ऊपर वाला इलाका है, जानते हो, जो जर्मन स्टेट के साथ था, तो उसको मिलना चाहिए। नीस और सर्वे था ना जो जर्मन स्टेट के बगल में, हाँ, और बाद में जब जीतता है जर्मनी तो वो भी एरिया ले लेता है, जानते हो तुम लोग। तो इस तरह रहा है, इसका बता दिए। बिस्मार्क वांटेड अ यूनिफिकेशन, हाँ, फेथ नहीं था। अब फेज़ देखते हैं कैसे कैसे किस किस फेज़ में लिया गया है, जानते हो। फेज़ 1 पहले देखते हैं इटली का। फेज़ 1 में क्या, लॉम्बार्डी को इंटीग्रेट करना। लॉम्बार्डी याद आ गया तुम लोग को, लॉम्बार्डी इस तरफ था तुम्हारा साइड बीच का, इधर वेनेशिया था, इधर लॉम्बार्डी था। देखो क्लैवियर क्या किया, जो तुम्हारा रिवोल्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रिया अप्रैल 1859 में हुआ है, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने अटैक किया लॉम्बार्डी को और वार वहाँ शुरू हो गया, ठीक है। तो वो ब्लेमर पैक्ट जो हुआ था उसके हिसाब से 21,000 तुम्हारा सोल्जर भेज दिया गया, ठीक है। सॉरी 21 लाख, कितना 2 लाख था ना, 21,000, हाँ 21,000 भेज दिया गया सोल्जर्स। लॉम्बार्डी वाज सक्सेसफुली लिबरेटेड, लॉम्बार्डी कर दिया, वेनेशिया नहीं, ठीक है, क्योंकि वेनेशिया जब होने ही वाला था तो ट्रूप्स बैक कर लिया। किंग ने बोला कि हटाओ, ये सही टाइम नहीं है। ये जो किंग एमोनियल किंग जो था, मैं इससे खपाओगे, घुसा गए क्लैवियर, रिजाइन मार दिए थे, जानते हो तुम लोग। तो क्लैवियर चाहते थे कि इस तरह इसको ले कंटिन्यू करें, मगर किंग जो थे वो चाहते थे कि नहीं, ठीक है। एज यू नो डैट ऑस्ट्रिया वॉज टू पावरफुल, ऑस्ट्रिया बहुत पावरफुल है, आपको मिल गया काफ़ी है। और क्या मिला इसको, लॉम्बार्डी आपको मिल गया काफ़ी है, वेनेशिया छोड़ दो, अभी बाद में काम आएगा। तो क्लैवियर फेल्ट डिसइल्यूजन, बहुत ख़राब लगा, उसने रिजाइन कर दिया पीएम ऑफिस से। जुलाई 1859 में क्या हुआ, पीस ऑफ फ्रांस साइन हुआ है तुम्हारा पिडमेंट के साथ, फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया, ये सब तीनों का एक पीस ट्रीटी साइन हुआ है तुम्हारा, ठीक है। दिस वाज फॉलोड बाय ट्रीटी ऑफ जूरिच, और फिर एक नए ट्रीटी आए, इस ट्रीटी के हिसाब से क्या, लॉम्बार्डिया मर्ज विथ पिडमेंट, तो लॉम्बार्डी तुम्हारा बन गया, ठीक है, एंड वेनेशिया तुम्हारा ऑस्ट्रिया का हो गया, वेनेशिया जो था वो ऑस्ट्रिया का ही हो गया। तो नेपोलियन 3 विदड्रॉ हिज फोर्स हटा लिया वहाँ से, है ना। कैजुअलिटी ऑफ फ्रेंच सोल्जर्स वेर मच मोर देन एक्सपेक्टेड, वहाँ फ्रेंच सोल्जर जो भेजा था बहुत लोग मरे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो बहुत नुकसान हुआ है फ्रेंच का। तो पर्शियन वॉज मोबिलाइजिंग फोर्स फॉर ऑस्ट्रिया, ठीक है। फ्रेंच नेशनलिस्ट अपोज डिसीजन ऑफ द किंग, अब बोला कि जो फ्रेंच नेशनलिस्ट, ये बोला क्या जी, काहे आप दूसरे के घर में जाके आप कर रहे हैं, हमारे सैनिक को मार रहे हैं आप, तो वहाँ विद्रोह हो जाता है। दे डिड नॉट वांट अ पावरफुल स्टेट टू इमर्ज अंडर बाउंड्री, क्यों आप जाते हैं फालतू का, क्यों आप दूसरे पे वो करते हैं, सहयोग करते हैं। तो ये फेज़ 1 हुआ, बात समझे, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रेट। अब देखो, अब इसका फेज़ 1 हो गया, ओके। फेज़ 2 बहुत ज़्यादा है, हाँ अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ उसको तो स्केल बैक, और ऊपर वाला जो था स्टेट जो था डचेस के साथ किए थे, तो वो तो जानते ही हो तुम, हॉलस्टीन का उसका जो भी रहा है, ठीक है, ओके। तो ऑस्ट्रियन गोइंग ऑन रिवोल्ट ब्रोक आउट, ये तुम्हारा जो सेकंड वाला जो फेज़ हुआ था, इसमें देखो पार्मा वाला बताए थे, है ना, और भी बहुत सारा स्टेट को साथ किया है इसने। तो व्हेन वार अगेंस्ट ऑस्ट्रिया गेटिंग ऑन रिवोल्ट ब्रोक आउट, जब हम ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट कर दिए तो वार ब्रोक आउट हो गया वहाँ पे, ठीक है। तो व्हेन क्लैवियर गॉट टू नो दिस, फिर से होप आया उसको, फिर से रिटर्न हो गया वो, जानते हो तुम लोग, ठीक है। बोला कोई बात नहीं, आप हमको नॉर्थ से रोके, हम साउथ से अब इटली को यूनिफाई करेंगे, ये बात जानते हो, ठीक है। ये तो बहुत कुछ बता चुके हैं तुम लोग को इसके बारे में पिछले क्लास में, है ना। आई विल मेक इट फ्रॉम द साउथ थ्रू रेवोल्यूशन। मार्च 1860 में क्या एक प्लेबिसाइड हेल्ड होता है, एज पर रिजल्ट प्लेबिसाइड ऑल दिस 5 स्टेट्स मर्ज इनटू द पिडमेंट सडिना, जो 5 स्टेट के बारे में जिक्र हुआ था पिछले क्लास में बताए थे, जाके एक बार तो देख लेना वहाँ पे, ठीक है। तो नॉर्थ इटली का पार्ट बन गया सब। ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंट फ्रेंच न्यूट्रलिटी वॉज परचेस्ड बाय कॉम्प्रोमाइज बाय द क्लैवियर बाय गिविंग नीस एंड, हाँ नीस और सर्वे बोला कि हम वो आपको दे देंगे, आप हैप्पी रहो। तो फ्रेंच का न्यूट्रलिटी मेंटेन रहा वहाँ पे। ऑस्ट्रियन पर्सन वांटेड टू इंटरवीन टू रिस्टोर किंग ऑफ, जो भी था तुम्हारा, बट ब्रिटिश पीएम लॉर्ड दैट इटली मस्ट बी लेफ्ट अलोन टू डिसाइड देयर फ्यूचर, मगर तुम्हारा जो ब्रिटिश पीएम था वो उसने बोला कि छोड़ दो, रहने दो, जो भी करना है ये खुद करेगा, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे ब्रिटेन में, क्योंकि अपना इंटरेस्ट होगा उसका। तो फेज़ 3 देखो, फेज़ 3 में क्या हुआ,
कि जो लंबाडी है, मेडल्स है, नेपल्स है, नीचे वाला स्टेट, ठीक है, इसको लिबरेट करवाना है। तो गैरिबल्डी को यूज़ किया है कैवियर ने, जानते हो तुम्हारा गैरिबल्डी कौन था? इटालियन नेशनलिस्ट था, ठीक है ना। ही हैड मैनी स्मॉल ट्रूप्स था, उसके साथ रहता था, रेड शर्ट करके वो उसका तुम्हारा अपना ग्रुप था, एसोसिएशन था। इसने आगे भेज दिया इसको कि जाओ, ठीक है। तो गया वहाँ पे। गैरिबल्डी कैप्चर सिसिली कैप्चर किया है, नेपल्स भी कैप्चर किया अगस्त 1860 में। गैरिबल्डी वॉज फॉलोअर ऑफ मजनी का बहुत बड़ा फॉलोअर था गैरिबल्डी, ये भी बताए थे क्लास में। वो चाहता था कि ईस्ट रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बने। मैकेवियर क्या मोनार्कियल थॉट है उसका। रिफ्यूजल ऑफ गैरिबल्डी, रिफ्यूजल जब गैरिबल्डी ने बोला कि हम नेपल को, सिसिली को हम नॉर्थ इटली से नहीं मिलाएंगे, तो कैवियर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। कैवियर ने डिप्लोमेसी का सहारा लिया, किंग नेपोलियन II का सहारा लिया। उसके बाद कैसे इसको खदेड़ रहा है जान ही रहा है तुम लोग, ठीक है। वो कैप्चर बाय गैरिबल्डी से कैप्चर किया सितंबर 1860 को। फिर 1860 में प्लेबिसाइड हेल्ड करवा दिया, ठीक है, तो अपने आप अंदर आ गया। उसके बाद एज पर द रिजल्ट टेरिटरी मर्ज विद द किंगडम ऑफ नॉर्थ इटली, इटली में हो गया, वहाँ पे यूनाइटेड इटली हो गया, ठीक है। तो विक्टर एमोनियल वो किंग ऑफ यूनिफाइड इटली हो गए। लास्ट फेज देखो कि वेनेशिया अभी भी इंटीग्रेट नहीं हुआ है, वेनेशिया ऊपर बचा हुआ वो वाला एरिया जो ऑस्ट्रिया के साथ था। ऑस्ट्रिया वाज डिफीटेड पर्शिया का वो डिफीट हो गया था सडोबा में डिफीट हुआ था, इसका भी असर पड़ेगा, ठीक है। एज पर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिस्मार्क से, तो बिस्मार्क से तो हुआ ही था, बोला ही था कि आप शांत रहिएगा, है ना। तो इटली पूरी तरीके से न्यूट्रल रहा था, ठीक है। तो आपको दे दिया जाएगा वो चीज़, तो उसको मिल गया, ठीक है। गैरिबल्डी कैप्चर सिसिली इन मई 1860 एंड कैप्चर इतना हो गया। गैरिबल्डी वाज, फिर से डायग्राम खींच दिया, कह रहा हाँ नया आ गया वही। अब देखो ये हो गया, फिर से नया वही है ना, हाँ। तो पोप, आप देखो इंटीग्रेशन ऑफ रोम को कैसे इंटीग्रेट किया है। पोप वाज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय फ्रेंच सोल्जर प्रोटेक्ट कर रहा है। इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर इटली टू कैप्चर रोम, आसानी से कर लेगा तो इतना आसान होने वाला है नहीं। इसके लिए 1870 में क्या हुआ, वार हो गया, फ्रांस और पर्शिया के बीच में हो रहा है, वार हो रहा है उस तरफ। 70 और 71 में याद करो, बैटल ऑफ सेडान, ठीक है। तो फ्रेंच फोर्सेस वहाँ से विड्रॉ होगा, तो फ्रांस डिफीट हो गया सेडान में। इसका फ़र्क यहाँ पे पड़ा। दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू किंग विक्टर कि कैप्चर कर लो रोम को। पोप वाज गिवन, पोप को दिया छोटा कि वेटिकन सिटी तुम इंजॉय करो। बात खत्म हो गया, यहाँ से पूरा आज़ाद हो गया ये, ठीक है। इटली ख़त्म हो गया। इटली तो बताए थे ना सब कुछ, और इनफैक्ट ये भी जर्मनी भी बताई है तुमको, बस एक इसमें वो है। जर्मनी का मेन चीज़ है कि तुम्हारा ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सेडान, सेडोवा और डेंस का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बात समझे। बिस्मार्क का अपॉइंटमेंट होना, ठीक है। 3 रीजन्स, यस। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ठीक है। बिस्मार्क डिनर, हाँ बिस्मार्क फेथ नहीं था। आप देखो ये कैसे गया आगे, कैसे बढ़ा है। बिस्मार्क विजन ऑफ जर्मनी, देयर इज नो प्लेस फॉर ऑस्ट्रिया। जो अपना जर्मनी का जो विजन करता था, ये देखता था कि जर्मनी कैसा होता, जर्मनी में कहीं उसको ऑस्ट्रिया नहीं दिखता था, समझे। स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट, जो कि ऑस्ट्रिया एक खुद जर्मनी स्टेट है, वो जर्मनी ऑस्ट्रिया कभी देखता ही नहीं था, ठीक है। बिस्मार्क चाहता था कि हम जर्मनी को यूनाइट करें, ऑस्ट्रिया को भगा दें यहाँ से। ही बिलीव दैट जर्मनी इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया। ये इसको लगता था कि जर्मनी बहुत छोटा है, ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रिया खुद बड़ा है, पर्शिया खुद बड़ा है, तो पर्शिया चाहे सबको यूनाइट करके एक रख सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रिया भी चाह रहा है कि हम अपने हिसाब से जर्मनी को यूनिफाई करें। बोला कि जर्मनी छोटा पड़ जाएगा, पर्शिया बड़ा है, ऑस्ट्रिया बड़ा है, बड़ा चैलेंज तो बाकी स्टेट नहीं है, बड़ा पावर तो हमको ऑस्ट्रिया है, बात समझे। ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट ऑस्ट्रिया मस्ट गो ऑन लिव जर्मनी, ऑस्ट्रिया को भागना होगा यहाँ से, तभी जाके मेरा एम्बिशन पूरा हो सकेगा। ये कमेंट करता है बिस्मार्क वॉज ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल। कमेंट आफ्टर बिस्मार्क बोला कि जब ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल है, जब ये ऑस्ट्रिया बोलता है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वॉज डिटरमाइंड टू प्रिवेंट। बिस्मार्क वांटेड दैट प्रेस्टीज ऑफ यूनाइटेड मस्ट बी हाईएस्ट इन यूरोप। बोला बिस्मार्क चाहता था कि यूनाइटेड जर्मनी का क्या होना चाहिए, हाईएस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए यूरोप में। एट दिस टाइम ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस वे टू मोस्ट प्रेस्टिजियस। यूरोप का सबसे बड़ा जो प्रेस्टिजियस था तुम्हारा कौन था, ऑस्ट्रिया और फ्रांस था। ये चाहता था कि जर्मन हो, समझे। ऑस्ट्रिया वॉज ओल्ड पावर, ऑस्ट्रिया ओल्ड पावर होली रोमन एम्पायर का पूरा कंट्रोल करके रखा है, ठीक है, तो रोमन एम्पायर। फ्रांस वॉज नाउ पावर, फ्रांस पावर बना है रेवोल्यूशन 1789 के बाद, जान ही रहा है तुम लोग। तो बिस्मार्क वांटेड टू यूनिफिकेशन जर्मनी इन सच अ वे दैट प्रेस्टीज क्या हो, ऑस्ट्रिया और फ्रांस का सेटल हो जाए और जर्मनी का सबसे ज़्यादा पावर हो, प्रेस्टीज हो उसका।
That is why it is commented that Bismarck did not fight his war for unification of Germany, but he is a process of German unification to fight his war. तो कितना बढ़िया बात है। इसलिए कहा जाता है कि बिस्मार्क ने फाइट जो किया था फॉर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए नहीं किया था, एक्चुअली क्या चीज़ के लिए किया था, फॉर प्रोसेस ऑफ जर्मनी टू फाइट हिज वार, अपना युद्ध को फाइट करने के लिए। कौन सा युद्ध? वो युद्ध जिसमें जर्मनी आगे जाए और ऑस्ट्रिया और फ्रांस नीचे जाए। समझे, ये जर्मन यूनिफिकेशन नहीं था, ये क्या है कि उसका अपना ईगो था, कह सकते हो अपना प्रेस्टीज वाला बात था। पीछे समझ में नहीं आ रहा था क्या? ठीक है, देखो नींद आएगा ही नोट्स देख के, देखो फेज़ 1। अब ये मेरा नोट्स नहीं तो हम क्या जिम्मा लेंगे इसका तुम्हारा। ठीक है, तो ऊपर वाला नॉर्दर्न स्टेट्स का देखो, स्मॉल 3 आइलैंड्स है तुम्हारा, डचिस है, ठीक है, जो तुम्हारा डेनमार्क और इसके बीच में था, जान ही रहे हो तुम लोग, होल्स्टीन एंड ये जो भी था तुम्हारा, देख लेना उसमें बता दिए हैं। अब जानते हो इसके बीच में क्या डेनिश पीपल था, एक में पूरी तरीके से जर्मन था, एक में डेनिश था, किस तरह हुआ है आगे तुम जान रहे हो, है ना। डचिस वेर अंडर द डोमिनेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ डेनमार्क, ठीक है, जो कि वही कांग्रेस ऑफ वियना से 1815 से हुआ था। नवंबर 1860 में क्या हुआ कि डेनिश किंग जो तुम्हारे जो क्रिश्चियन थे उसने कोशिश की एनेक्स करने का, इसे बाबा खुन्नस आया दोनों किंग को, जर्मन को भी इसको ऑस्ट्रिया को भी, एज वेल एज ऑस्ट्रिया पर्शिया को भी। बिस्मार्क ने इस डिस्प्यूट को यूज़ किया है ताकि डचिस को इंटीग्रेट कर ले। बिस्मार्क फ्रेम्ड अलायंस, ऑस्ट्रिया के साथ अलायंस किया कि कॉमन कॉज का बात हो गया, है ना। इन 1864 पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया अटैक डेनमार्क एंड कैप्चर 3 डचिस, सब डचिस को ले लिया, ठीक है। 1865 में क्या हुआ, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया साइंड कन्वेंशन, साइन किया है। एज पर द प्रोविजन कन्वेंशन होल्स्टीन वाज टू ऑस्ट्रिया, होल्स्टीन दे दिया गया, और दूसरा वाला उसको स्केल्चियन वाला जो है पर्शिया को दे दिया गया। लैंसबर्ग का तुम्हारा वो पर्शिया ने खरीद लिया ऑस्ट्रिया से, ठीक है। 3 डचिस था एक्चुअली, ठीक है, दो पर्शिया के साथ रह गया, एक तुम्हारा उसके साथ रह गया ऑस्ट्रिया के साथ। होल्स्टीन वाज प्राइवेसी एंड हैविंग मोर जर्मन, हाँ मगर जर्मन स्पीकिंग पीपल था, इसका बहुत फ़ायदा मिला उसको। बिस्मार्क ने क्या डिप्लोमेसी यूज़ करके सब डचिस को हाथ में रखा है, ठीक है। उसके बाद देखो फेज़ 2 में 1866 में जानते हो नॉर्थ को कैसे किया इसने यूनाइट। बिस्मार्क जानता था कि ऑस्ट्रिया हैड टू बी डिफीटेड, ठीक है, ऑस्ट्रिया को हराना ही होगा जर्मन यूनिफिकेशन के लिए। इसके लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट किया है कि ऑस्ट्रिया से वार हो। बिस्मार्क ने डिप्लोमेसी यूज़ किया है ताकि हम क्या कर सके, ऑस्ट्रिया को आइसोलेट कर सके। बिस्मार्क ने फ्रेंडशिप यूज़ किया है रशियन अलेक्जेंडर टूल से कि आप शांत रहिएगा। पर्शिया हैड रिमेन न्यूट्रल, ठीक है ना, आप रहिएगा, रशिया को रशिया न्यूट्रल रहे, ठीक है, ये फ़ायदा उठाएगा तुम्हारा। 1863 में वन मैसिव रिवोल्ट ब्रोक आउट, ठीक है ना, इन पोलैंड अगेंस्ट रशिया, तो तुम्हारा बिस्मार्क ने सपोर्ट कर दिया था रशिया को 1862 में, जो पोलैंड और रशिया के बीच में जो फाइट हो रहा है, ठीक है। तो पर्शिया वांटेड टू हेल्प पोलिश पीजेंट्स सफरिंग अंडर रशियन लिबरेशन, दिस पर्शियन सपोर्ट टू रशिया, ये सपोर्ट मिल गया उसको। ये जब सपोर्ट मिल गया तो टू एक्वायर फ्रेंच न्यूट्रलिटी, फ्रेंच का भी उसका भी नेपोलियन III को भी शांत किया, यानी कि पूरा फॉरेन पावर को इसने क्या किया, शांत रखा। आफ्टर क्रिएटिंग फेवरेबल कंडीशंस बिस्मार्क क्या किया, निकल पड़ा आगे, ठीक है, घुसा गया ऑस्ट्रिया, इससे फाइट हो गया, यहाँ पे फाइट हो गया, धर दिया उसको, ठीक है, इसको रख दिया, कब्जे में ले लिया इसको, ठीक है। तो सिंस द ड्रीम ऑफ फ्रांस गॉट सेटल, फ्रांस का भी सेटल हो ही गया। उसके बाद एक्सट्रीम लिबरल ट्रीटी वाज इम्पोज्ड ऑन ऑस्ट्रिया, ठीक है, बाय बिस्मार्क ने कर दिया। मैं जानते हो कि बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को उतना बैड तरीके से ट्रीट नहीं किया था, क्योंकि उसको चाहिए था बाद में फ्रांस को हराने के लिए। विक्ट्री ऑफ पर्शिया ओवर ऑस्ट्रिया इन द बैटल ऑफ सडोवा एक रास्ता बनाया कि हाँ अभी भी कुछ काम बाकी है, और यही जो काम बाकी है फ्रांस को मार के साउथ जर्मन स्टेट्स को इंटीग्रेट करेगा। बात समझे, ये जो है इसे किसी तरह ख़त्म ही कर देते हैं, ठीक है ना। ये वाला जो भी है ये बहुत डेंजर चीज़ है ये, ठीक है। साउथ जर्मन स्टेट जो भी था बहुत क्लोज था फ्रांस का, जान ही रहे हो, बिकॉज ऑफ कैथोलिक रिलीजन ऑल्सो, है ना। बिस्मार्क जानते थे कि इफ़ ही इंटीमेट टू इम्पोज यूनिटी ऑन साउथ जर्मन स्टेट दे कुड जॉइन हैंड्स, यदि हम डायरेक्ट कर देंगे, बीज बो देंगे कि जर्मन स्टेट में आपको आना है, तो हो सकता है कि फ्रांस से हाथ मिला ले। तो फ्रांस से हाथ मिलाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। सच सिनारियो वाज बाउंड टू कॉम्प्लिकेट द मैटर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए ये राइट अपॉर्चुनिटी के इंतजार में बैठे रहे। जैसे बैटल ऑफ सडोवा हुआ, फ्रांस को लगा कि हमको तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट हो गया है,
जानते हो हुआ है बिकॉज पॉलिटिकल डिजाइन ऑफ फ्रेंच किंग वॉज सेटल। जो फ्रेंच अपना इच्छा और आकांक्षा को लेकर जी रहा था पूरा सेटल कर दिया। पावरफुल स्टेट वर इमर्ज ऑन द बॉर्डर ऑफ फ्रांस विच वॉज स्ट्रांगली डिसलाइक बाय फ्रेंच, क्योंकि जर्मनी बढ़ रहा है आगे, फ्रांस निकला था बोल के कि हम बड़े हैं हम बड़े हैं, फ्रांस को पूरा डिफीट कर रहा है इधर, तो वार होगा देखो। तो काउंटर ग्रोइंग इंटरनल नेशनलिस्ट प्रेशर नेपोलियन III क्या किया कि एक्सटर्नल फ्रंट पे कुछ काम करने का प्रयास किया। इसने कहा कि डिमांड किया बिस्मार्क से कि भाई जिस हिसाब से हम तुमको हेल्प किए हैं बैटल ऑफ सडोवा में, कुछ कर दो हमारे लिए। ही डिमांडेड टेरिटरी फ्रॉम बिस्मार्क दैट वाज प्रॉमिस्ड टू हिम, है ना, कि देंगे आप न्यूट्रल आइएगा। तो बिस्मार्क ने बोला कहाँ हम कुछ किए हैं, कहाँ हम आपको प्रॉमिस किए हैं उसको तो लैंड चाहिए। नेपोलियन ट्राई टू परचेस, कोशिश किया ये खरीदने का फ्रॉम द होलैंड से खरीदने का कोशिश किया था। वही अभी होलैंड मतलब एक नीदरलैंड, ठीक है, ताकि वो प्रेस्टीज उसका रिवाइव हो। बट दिस प्लान वाज ब्लॉक्ड बाय द बिस्मार्क, ये प्लान भी वो खारिज कर दिया बिस्मार्क ने, नहीं दिया उसको। वहाँ जाके हो सकता है होलैंड को बोल दिया कि मत दो इसको, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ देखो, ही डिमांडेड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टू लुक इनटू दिस फ्रेंच इम्पेरियलिस्ट एक्सपांशन। उसके बाद उल्टा बिस्मार्क ने उल्टा बोल दिया कि देखो फ्रेंच क्या कर रहा है, इम्पेरियलिस्ट एटीट्यूड दिखा रहा है बोल के। अब जाहिर सी बात है बिस्मार्क का अब दिख रहा है सबको कि नेपोलियन की तरह ये भी राइज कर रहा है। तो लंदन में हेल्ड हुआ, ठीक है, उसमें फिर ब्लॉक ट्रांसफर ऑफ लग्जमबर्ग टू फ्रांस, यानी कि लग्जमबर्ग जो तुम्हारा ऊपर का जो एरियाज है वो पूरी तरीके से ब्लॉकेट हो गया। सही जगह पे हो तुम लोग ना। द इशू ऑफ स्पेनिश थ्रोन, हाँ जानते हो कि स्पेनिश थ्रोन भी जो बताए थे कि स्पेन में जैसे तुम्हारा सत्ता गिरा था तो वहाँ पे बिस्मार्क ने अपना कैंडिडेचर कर दिया था, नेपोलियन को पसंद नहीं आया। फिर जो भी तुम्हारा मैनिपुलेशन है उसका कैंडिडेचर का देखो सब वही लिखा गया है। लियोपोल्ड वाला जो था तुम्हारा, ठीक है, वो तुम्हारा पर्शियन रूलिंग फैमिली से था बिलोंग, कल बताए थे क्लास में। नेपोलियन III ने स्ट्रांगली अपोज किया इस चीज़ को, क्या है जी, इसके लिए अपना डिप्लोमेटिक वो भी भेज दिया था कि जाओ भाई। मगर उस समय बहुत इसको ख़राब लगा कि जिस तरह टेलीग्राफ मैनिपुलेट किया है, जानबूझ के ही मैनिपुलेट किया गया ताकि वो अटैक कर सके, और यहाँ से ये तैयार है। बात समझे। 1873 में क्या फ्रेंच एम्बेसडर फ्रांस को आया, उसके बाद मोनोपोली क्या मैनिपुलेट किया है। वन पर्शिया फ्रेंच वॉज कमीशन बिस्मार्क पब्लिश लेटर, देखो लेटर क्या किया बदला है उसमें, ठीक है, इन विच टेरिटरी फ्रॉम साउथ जर्मनी स्टेट वॉज डिमांडेड बाय फ्रांस, ठीक है। दिस ट्रूथ पुश्ड साउथ जर्मनी स्टेट टू पर्शिया, क्योंकि उसमें ऐसे मैनिपुलेट किया है टेलीग्राफ में लगा कि फ्रांस मांग रहा है साउदर्न स्टेट्स हमसे, तो लोगों को में गया कि देखो फ्रांस लूटना चाह रहा है साउथ जर्मन स्टेट्स को, तो यहाँ पे हो गया दे ज्वाइन, देखो नॉर्दर्न जर्मनी को ज्वाइन कर दिया, हो गया। तो वहाँ 1 सितंबर 1860 में क्या 1870 में क्या हुआ, फ्रांस को पूरी तरीके से बैटल ऑफ सडन में धकेल दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, जहाँ पे पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया गया फ्रेंच आर्मी को। एक्सट्रीमली ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी फ्रैंकफर्ट ट्रीटी साइन हुआ वहाँ पे, जो फ्रांस के ऊपर इम्पोज किया गया, ठीक है। ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में क्या है देखो, दिस ट्रीटी वॉज इम्पोज बाय जर्मनी ऑन फ्रांस, क्यों, क्योंकि हार गया है फ्रांस। इस प्रोविजन के हिसाब से नंबर ऑफ फ्रेंच टेरिटरीज बताओ, एल्से का लॉरेन जर्मनी ने रख लिया अपने हाथ में। 5 बिलियन का कल भी बताए थे, इतना देना पड़ा उसको वार कंपनसेशन, ठीक है। फ्रांस को ट्रीटी साइन करना पड़ा तुम्हारा, है ना, वर्साइल्स ट्रीटी साइन करना पड़ा। ऑन दैट डे पर्शियन किंग विलियम I, किंग ऑफ जर्मनी, वहाँ पे शपथ लिए वो। दिस ट्रीटी वॉज लेटर रेटिफाइड बाय, इसको 1871 में रेटिफाई भी किया दोनों गवर्नमेंट ने, दोनों फ्रांस गवर्नमेंट ने भी एज वेल एज योर जर्मन गवर्नमेंट्स ने भी। प्रोविजन ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्टी, इसको ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स भी कहते हैं, ठीक है। सेटअप फ्रेंच प्रेस्टीज, फ्रेंच प्रेस्टीज खत्म हुआ, जर्मनी इमर्ज हो गया, प्रेस्टीजियस पावर यूरोप में रहेगा। फ्रेंच नेशनलिस्ट ह्यूमिलेशन, क्या आप देखो इसका गुस्सा रहेगा, यही गुस्सा फर्स्ट वर्ल्ड वार में निकलेगा जाके, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स बहुत गंदा रहा है। अल्साई का लॉरेन भी इसका इंपॉर्टेंट प्लेस टेरिटरी ले लिए है। अब कंप्लीट जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, मोस्ट पावरफुल नेशन बन चुका है यूरोप में आफ्टर ब्रिटेन। 50 साल तक तो कोई चुनौती नहीं दिया जर्मनी को, जर्मनी पूरा पॉलिटिक्स में पावर रहा है उसका यूरोप में 50 साल तक, 50 साल तक, हाँ 50, जब तक वर्ल्ड वार ना हो, ठीक है। दिस जर्मनी डोमिनेशन वॉज कंपेयर विद द रूल ऑफ मास्टर कहलाएगा वो यूरोप में, ठीक है। फ्रेंच इन्फ्लुएंस यूरोप में बाबू कम हो गया सेडान के बाद, दैट इज़ वाई इट इज़ कमेंटेड एट द बैटल ऑफ सेडान यूरोप लॉस्ट अ मिस्ट्रेस, यूरोप ने खो दिया मिस्ट्रेस को।
और एक मास्टर आया है, क्योंकि फ्रांस हम लड़की से कंपेयर कर रहे हैं, आज जर्मनी लड़का से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक मिस्ट्रेस खो दिया और मास्टर आया है। बात समझे, ख़त्म कर दिए। सो डिफरेंट ना, सो डिफरेंट ना, वो बहुत वो हो जाता है। ठीक है, तो यस वी हैव कवर्ड, सबसे बड़ा क्लास हुआ है अभी तक का। ठीक है, तो सिमिलरिटीज ये सब देखेंगे, ये सब तो उड़ा देंगे, ये सब तो उड़ा देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।